हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एक्सएमएल के अंदर कैसे कोडिंग करनी है, कैसे हम अपना लेआउट जो है, यूआई जो है उसको बनाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हमारी ऐप के लिए, वो देखने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। तो उसमें जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सएमएल के बारे में बताया था कि एक्सएमएल क्या होता है, क्यों यूज़ में आता है और क्या उसमें टैग्स होते हैं, क्यों पर्टिकुलर टैग्स कहाँ यूज़ आते हैं, रूट टैग क्या होता है, आपका व्यू ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। तो आज उसी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, यानी कि प्रैक्टिकली उनका क्या यूज़ है एक्सएमएल के अंदर, वो आज के सेशन में आपको पता चलेगा। तो डिज़ाइन करने से पहले या डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले देखो 2 तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं एंड्रॉइड के अंदर। पहला तरीका होता है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप करना, यानी कि आप कोई भी व्यू है या कोई भी व्यू ग्रुप है या कोई भी एलिमेंट है या कह सकते हैं कोई भी लेआउट है, उसको आप सीधा अपनी स्क्रीन के ऊपर ड्रैग करके भी ऐसे अपनी यूआई को डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कोड लिख के, यानी कि एक्सएमएल के अंदर एट्रिब्यूट्स को डिफाइन करके एट्रिब्यूट्स को लिख के भी आप अपनी यूआई को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा, यानी कि हम कोड के थ्रू कैसे डिज़ाइन करते हैं। अब देखो, मैं पहले सेकंड पे क्यों जा रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज़ जितने भी आपके जो एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं, वो सब के सब इसी प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं, यानी कि कोड लिख के डिज़ाइन करने की प्रैक्टिस जो है, वो बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है और उसके रीज़न भी बताऊँगा क्यों आपको कोड लिख के ही यूआई डिज़ाइन करनी चाहिए अपने एंड्रॉइड के अंदर, एक्सएमएल पार्ट के अंदर। फिर अपन चलेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप अपनी यूआई को डिज़ाइन कर सकते हैं। और फिर मैं इन दोनों जो प्रैक्टिसेज़ हैं, इनके बीच में डिफरेंस भी आपको बताऊँगा और आपको भी एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि कौन-सी चीज़ जो है वो प्रेफरेबल है, कौन-सा आपके लिए बेटर रहेगा डिज़ाइनिंग करते हुए यूआई एंड्रॉइड के अंदर। तो सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है। अब हमको आज का सेक्शन किसके ऊपर है? एक्सएमएल के ऊपर, यानी कि यूआई के ऊपर। तो डिज़ाइनिंग के ऊपर रहने वाला है। तो इसलिए अपन सीधा चलते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जो कि आपकी एक्सएमएल फाइल है, उसके अंदर अपन को चलना है। तो सीधा चलते हैं अपन इसके अंदर। ये देखो, ये फाइल आपको कहाँ मिलती है? जैसे ही आप कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जैसे आपको बताया था प्रीवियस सेक्शंस के अंदर कि एक जो एक्टिविटी है वो क्रिएट होती है और एक्टिविटी के साथ-साथ क्या होता है, 2 फाइल्स आती है। एक आपका फ्रंट एंड आता है और एक उसका लॉजिक पार्ट वाली फाइल आती है, यानी हम उसको कह सकते हैं बैक एंड भी कह सकते हैं। बट एक्चुअल में बैक एंड आपका जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी होती है उसको हम बैकएंड बोलते हैं। लेकिन अगर मैं स्टैटिक ऐप्स की बात करूँ तो इसको हम बैकएंड भी बोल सकते हैं कि जो भी आपके ऑन क्लिक लिसनर्स हैं, यानी कि जो इवेंट परफॉर्म करने हैं आपको कोई भी बटन की क्लिक पे या रन टाइम पे जो भी आपको काम करवाना है, वो हमारा जावा जो फाइल होती है उसके अंदर होता है। और जो भी यूआई यूज़र को जो यूज़र इंटरफेस दिखेगा, वो कहाँ डिज़ाइन करना है आपको, वो इस पर्टिकुलर एक्सएमएल के अंदर करना है। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ये एक्सएमएल है। ऐसे ही आप जितनी मल्टीपल स्क्रीन्स बनाओगे उनकी मल्टीपल मल्टीपल एक्सएमएल्स बनेगी और आपको उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे जो भी यूआई डिज़ाइन करनी है, आपको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के एक्सएमएल में जाके वो डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इस एक्सएमएल के अंदर आ गया हूँ, तो जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर की साइड में। यहाँ पे जो टैब है वो डिज़ाइन वाला टैब दिख रहा है आपको। अब डिज़ाइन वाला टैब तब यूज़ आता है जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। आज वाले सेक्शन के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कोड के थ्रू आप कैसे अपनी यूआई को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देखो जस्ट लेफ्ट के अंदर आपको कोड दिखेगा, आपको इस पे टैप कर लेना है। तो यहाँ पे आपका जो कोड है वो दिख रहा है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए इस विंडो को हाइड कर देता हूँ ताकि आपके पास एक इनफ स्पेस हो और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली जितने भी चीज़ें जो भी मैं कोड यहाँ पे यूआई के अंदर करने वाला हूँ, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसलिए मैंने थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया है। अब एक और चीज़ होती है इसमें, जस्ट जो बीच वाला है ना स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि आप जैसे-जैसे कोड लिख रहे हैं एक्सएमएल का, लेफ्ट हैंड पैनल के अंदर आपको राइट हैंड साइड पैनल मिल जाएगा स्प्लिट करने के बाद में, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो डिज़ाइन आप कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। मतलब एक्चुअल स्क्रीन के ऊपर कैसी दिख रही है और अगर वो नहीं दिख रही है तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं दिख रही है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जैसा-जैसा कोड आप यहाँ लिखते रहेंगे लेफ्ट पैनल में, राइट पैनल में आपको उसके रिस्पेक्टिव स्क्रीन पे चेंजेस दिखते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट वाला यूज़ करूँगा क्योंकि उससे क्या होता है कि आप इज़िली देख पाएँगे कि जो आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में पैनल में कोडिंग कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो जो चीज़ चाहते हैं वो आपकी यूआई में चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए स्प्लिट वाला बेटर ऑप्शन रहता है, ठीक है? तो यहाँ मैंने इसको 3/4 एरिया में ले लिया, इसको 1/4 एरिया में ले लिया ताकि मैं कोडिंग भी आराम से कर सकूँ और देख भी सकूँ। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस का ऑप्शन आता है, जिससे आप ज़ूम इन कर सकते हो, ज़ूम आउट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा इसको ज़ूम इन कर लेता हूँ ताकि मेरा जो व्यू है वो ज़्यादा क्लियर दिखे मेरे को, ठीक है? अब आ जाते हैं इस एक्सएमएल के अंदर, तो ये जो सबसे ऊपर जो आपको लाइन दिख रही है, ये आपकी डिफाइन करती है एक एक्सएमएल फाइल को। तो एक्सएमएल फाइल जब भी आप बनाओगे तो ये हर एक्सएमएल फाइल के अंदर ऊपर एज़ अ प्रीसेट जिसे कह सकते हैं, डिफाइंड रहेगी, प्री डिफाइंड रहेगी। ये लाइन के बाद ही हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक एक्सएमएल फाइल है ये। तो ये एक्सएमएल के कुछ एट्रिब्यूट्स हैं जो आपको एक्सएमएल की फर्स्ट लाइन पे दिख जाएँगे, उसके बाद में एक्चुअल में जो भी एक्सएमएल का कोडिंग करना है, वो करना रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये आपको लिखना पड़ता है? तो बिल्कुल भी आपको ये लिखना नहीं पड़ता। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई एक्सएमएल फाइल क्रिएट करते हैं, तो ये प्री डिफाइंड लिखा हुआ आता है, ठीक है?
अब चलते हैं इसके नीचे, जहाँ से हमारा जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो स्टार्ट होगा। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि आपको जब भी डिज़ाइन करनी है तो उसमें एक रूट टैग होता है, यानी कि एक एक्सएमएल फाइल के अंदर जब भी हम यूआई के अंदर डिज़ाइन करते हैं, तो एक एक्सएमएल फाइल के अंदर हमेशा आपका एक ही एलिमेंट यूज़ आएगा। जब हम एंड्रॉयड के लिए यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप केवल और केवल एक ही रूट एलिमेंट ले सकते हैं, यानी कि इस केस में मैं क्या लूँगा, यहाँ पे एक लेआउट लूँगा। क्योंकि जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था कि एक एक्सएमएल फाइल के अंदर एक ही रूट टैग आ सकता है, और वो क्यों हम लेआउट ले रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न भी है। लेआउट के अंदर क्या होता है, जैसे आप पेंटिंग करते हैं तो एक कैनवास लेना पड़ता है, वैसे ही जब आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे व्यूज़ या बहुत सारे व्यू ग्रुप्स लगाने हैं, तो आपको एक रूट एलिमेंट जो है वो ऐसा व्यू ग्रुप लेना पड़ेगा जिसमें मल्टीपल व्यूज़ आ सके। अगर मैं केवल एक व्यू लूँगा, तो उसमें मल्टीपल चाइल्ड नहीं लगा सकता, लेकिन अगर मैं व्यू ग्रुप लेता हूँ, तो उसमें क्या कर पाऊँगा, मैं मल्टीपल व्यूज़ ऐड कर पाऊँगा। तो इसलिए जो हमारा जो फर्स्ट टैग रहने वाला है एक्सएमएल का, वो एक लेआउट रहेगा या एक व्यू ग्रुप रहेगा। अब देखो एंड्रॉयड के अंदर आपको बहुत सारे लेआउट्स मिल जाएँगे, जैसे कि रिलेटिव लेआउट हो गया, लीनियर लेआउट हो गया, कंस्ट्रेंट लेआउट हो गया, कोऑर्डिनेटर लेआउट हो गया। बहुत सारे लेआउट्स हैं, डॉट, 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 ऐसे आपको कई सारे लेआउट्स एंड्रॉयड के अंदर मिल जाएँगे, और हम भी एक-एक करके सारे लेआउट को समझेंगे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका टैग लगा हुआ आता है, वो आता है कंस्ट्रेंट लेआउट का, ठीक है? अब कंस्ट्रेंट लेआउट एंड्रॉयड के अंदर रिसेंटली ऐड हुआ है, तो उसको समझने से पहले आपको जो इसके प्राइमरी लेआउट्स है, जो पहले यूज़ आते थे यूनिवर्सल डिज़ाइन बनाने के लिए, यानी कि रिलेटिव लेआउट एंड लीनियर लेआउट, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इनके सारे जो बेसिक्स है, वो आपको क्लियर होने चाहिए, तब हम कंस्ट्रेंट लेआउट को अच्छे से समझ पाएँगे, और उसका जो एप्लीकेशन है कि क्यों कंस्ट्रेंट लेआउट को लेके आया गया है एंड्रॉयड के अंदर, वो भी हम अच्छे से देख पाएँगे अगर हमको सारे जो लेआउट्स हैं, जो पहले यूज़ आते थे, उनका रोल पता चल जाए या उनकी लिमिटेशंस का पता चल जाए, तो हम कंस्ट्रेंट का अच्छे से यूज़ कर पाएँगे। तो आगे वाले मॉड्यूल में जब हम मटेरियल डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको अच्छे से कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में समझाऊँगा। तब तक आप पर्टिकुलर इस एक्सएमएल के कोड से फ़ैमिलियर हो जाएँगे, तब आपका कंस्ट्रेंट लेआउट को समझना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट टैग आ रहा है, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं चाहिए, ठीक है? अभी के लिए हम आगे समझेंगे इसको, फिर हम डिसाइड करेंगे हमको कौन-सा लेआउट चाहिए। लेकिन पहले जो एंड्रॉयड के अंदर डिज़ाइनिंग के अंदर जो प्राइमरी लेआउट्स है, जो कि आपके होते हैं रिलेटिव लेआउट एंड लीनियर लेआउट, तो पहले हम उनको समझेंगे आज की क्लास के अंदर। तो आज का जो सेशन रहने वाला है, वो कोडिंग तो सीखनी है, साथ ही साथ हम लेआउट्स को भी समझेंगे कि एंड्रॉयड के अंदर लेआउट्स का रोल क्या होता है और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स की। तो आज के सेशन में मैं कवर अप करूँगा रिलेटिव लेआउट एंड लीनियर लेआउट। तो रिलेटिव लेआउट का कहाँ यूज़ लेना है आपको, लीनियर लेआउट का कहाँ यूज़ लेना है, वो आज के सेशन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ आप फ़ैमिलियर हो जाएँगे यूआई डिज़ाइनिंग से, कि यूआई डिज़ाइन होती कैसे है एंड्रॉयड के अंदर। तो सीधा-सा आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम रिलेटिव लेआउट देखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे रिलेटिव लेआउट ले रहा हूँ। देखो, जैसे आईडी की स्पेशलिटी होती है, आप जैसे-जैसे टाइप करोगे, वैसे-वैसे आपको सजेशन मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रिलेटिव लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को एक सजेशन मिल रहा है, क्या आप रिलेटिव लेआउट की बात कर रहे हैं? तो आप सीधा यहाँ पे एंटर करें और आपको रिलेटिव लेआउट मिल जाएगा, ठीक है? नहीं तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, बस ध्यान रखना है क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, तो इसमें आर का स्मॉल आर का अलग मतलब होगा और कैपिटल आर का अलग मतलब होगा। तो इसमें आर कैपिटल है, एल कैपिटल है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यहाँ पे मेरा रिलेटिव लेआउट यूज़ आ गया। अब आपको देखना है कि एंडिंग कहाँ हो रहा है। अभी के लिए मैं ये जो अंदर चाइल्ड लगा हुआ आ रहा है ना टेक्स्ट व्यू, इसको मैं हटा देता हूँ। पहले अपन इस पर्टिकुलर टैग को समझेंगे, रूट टैग को, कि रूट टैग में क्या-क्या एट्रिब्यूट्स प्राइमरी होते हैं, वो आपको क्यों लगाने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें समझेंगे। उसके बाद में अंदर इनके चाइल्ड्स बनाऊँगा मैं, यानी व्यूज़ बनाऊँगा, और फिर मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ समझाऊँगा कि रिलेटिव लेआउट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और आपको कब रिलेटिव लेआउट एज़ अ रूट टैग यूज़ करना है या एज़ अ व्यू ग्रुप यूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलेटिव लेआउट का टैग यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ पे इसके एट्रिब्यूट्स जो है वो खत्म हुए हैं। लेकिन ये टैग क्लोज़ नहीं हुआ है, टैग कहाँ क्लोज़ हुआ है? नीचे के एंड पे, ठीक है? दैट मीन्स इसके अंदर फर्दर चाइल्ड आ सकते हैं इस एरिया पे। तो यहाँ पे इसके क्या आएँगे, क्योंकि एक व्यू ग्रुप है, तो इसके फर्दर जितने भी चाइल्ड्स हैं वो यहाँ पे प्लेस किए जा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है, ये होती है आपके एट्रिब्यूट्स। तो कोई भी टैग अगर आप ले रहे हो, तो उसके जितने भी आपको एट्रिब्यूट्स प्रोवाइड करने हैं, वो आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। अब सबसे पहला जो एट्रिब्यूट है, वो XMLNS, ये क्या चीज़ है? XMLNS कोलन एंड्रॉइड से ये जो एक यूआरएल आ रही है, ये चीज़ क्या है? तो इसको समझते हैं हम कुछ बेसिक पॉइंट्स से कि ये चीज़ है क्या और क्यों यूज़ में आती है यहाँ पे। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे इसका नीड क्या है, क्यों यूज़ में आ रहा है, और फिर वापस यहाँ पे आएँगे और उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो आपका XMLNS जो वहाँ पे यूज़ हुआ है, वो एक एक्चुअल में क्या है, यूआरआई है। अब यूआरआई क्या होता है? यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है? देखो, यूआरआई से आप फ़ैमिलियर नहीं हो, लेकिन यूआरएल से आप फ़ैमिलियर हो। यूआरएल क्या होता है? यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका जो यूआरएल है, वो एक काइंड ऑफ यूआरआई है। मतलब आपका यूआरआई क्या होता है? यूआरआई यूज़ आता है, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, यूनिफ़ॉर्म
रिसोर्स आइडेंटिफायर, मतलब ये रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। मतलब कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर किस टाइप का रिसोर्स है। तो जो आपका यूआरएल भी है वो एक काइंड ऑफ क्या है, यूआरआई है, क्योंकि वो डोमेन एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। यूआरएल मतलब क्या हो गया, एक यूनिक डोमेन एड्रेस, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। ऐसे फर्दर आपको यूआरएन होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, जो कि कॉमनली यूज़ नहीं है, लेकिन एक टाइप ऑफ यूआरआई है। तो यूआरआई का मतलब समझ में आया, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ में आ रहा है, यहाँ पे क्यों यूज़ में आ रहा है? तो पहले उसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं। एक्सएमएलएनएस इस नाम से ये प्रोवाइड किया जाता है। ये इसको एक्सएमएल के अंदर प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है? अब प्रीफिक्स क्यों यूज़ में आता है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे एक्सएमएल के अंदर हमको एट्रिब्यूट्स, कॉमन एट्रिब्यूट्स लेने हैं, तो अगर मैं कॉमन एट्रिब्यूट्स लूँगा डिफरेंट जगहों के, जैसे कि इस पर्टिकुलर रिसोर्स का जो एट्रिब्यूट है वो अलग है, इस पर्टिकुलर रिसोर्स का जो एट्रिब्यूट है वो अलग है, लेकिन नेम्स मेरे को फिर भी सेम देने हैं, तो मैं यूज़ करूँगा प्रीफिक्स का। यानी कि मैं एक को दूँगा हाउस, एक को दूँगा फर्नीचर। तो हाउस क्या हो जाएगा, उसका प्रीफिक्स हो जाएगा, जिसमें फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, नेम, अलग-अलग तरह के एट्रिब्यूट्स डिफाइन कर सकता हूँ। और अगर वही सेम एट्रिब्यूट्स मेरे फर्नीचर में भी यूज़ में आ रहे हैं, तो अब मैं फर्नीचर प्रीफिक्स के अंडर उनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो अब होगा क्या, जब मैं इनको यूज़ करूँगा, तो जो आपका हाउस का अगर आपको नेम लेना है, तो हाउस कॉलन नेम, तो अलग आइडेंटिफिकेशन मिल गई। एंड अगर फर्नीचर का नेम यूज़ करना है, तो फर्नीचर कॉलन नेम। अब दोनों में नेम है, लेकिन अब दोनों की आइडेंटिफिकेशन अलग है, क्योंकि उसके आगे एक प्रीफिक्स लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो प्रीफिक्स आपको दिख रहा है यूआरआई वाला, एक्सएमएलएनएस, वो इसीलिए लगाया गया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के अंदर, जो यहाँ पे एक्सएमएलएनएस कॉलन्स प्रीफिक्स जो आ रहा है, उसके बाद में एक यूआरआई आ रही है। यूआरआई जहाँ पे सारे इसके एट्रिब्यूट जो है वो डिफाइंड है एंड्रॉइड के, ठीक है? तो वो यूआरआई क्या है, एचटीटीपी कॉलन से स्टार्ट होते हुए स्लैश रिसोर्स स्लैश एंड्रॉइड कॉलन आईडी से ये पूरी आपकी क्या है, यूआरआई है, जो यहाँ पे यूज़ आने वाली है। और यहाँ पे सारे एट्रिब्यूट्स प्री डिफाइंड है एंड्रॉइड के, जिनको आप यूज़ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्सएमएल के अंदर। तो इसीलिए इसको नेम स्पेस यूआरआई को लगाना मैंडेटरी हो जाता है आपके एक्सएमएल के अंदर। अब समझते हैं एक और चीज़, ये इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो यूज़ आता ही है, उसके अलावा भी कहाँ यूज़ में आता है। जैसे जब आप कोई भी अपना खुद का कोई व्यू बनाएँगे, जैसे अभी आपको प्री डिफाइंड व्यूज़ मिलते हैं, टेक्स्ट व्यू हो गया, इमेज व्यू हो गया, तो एंड्रॉइड के अंदर आप अपना खुद का कस्टमाइज़ेशन भी कर सकते हैं। जैसे आप अपना खुद का टेक्स्ट व्यू बना सकते हैं, जहाँ आप अपना जो प्री डिफाइंड टेक्स्ट व्यू उसको ना यूज़ करते हुए खुद का टेक्स्ट व्यू यूज़ कर सकते हैं, खुद का इमेज व्यू यूज़ कर सकते हैं। मतलब खुद के सारे व्यूज़ जो है, व्यू ग्रुप्स है, वो खुद के भी बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो नेम स्पेस है, ये इसलिए भी मैंडेटरी है कि आप उनके बीच में आइडेंटिफ़ाई कर सकें, कि अगर आपने कोई एंड्रॉइड का जो एट्रिब्यूट्स है वो लेने हैं, तो आप इस पर्टिकुलर नेम स्पेस से यूज़ करेंगे। और अगर आपको जो आपने खुद से अपना कोई व्यू बनाया है या कोई ऐसी लाइब्रेरी इम्पोर्ट करी है, उसका कोई व्यू है, उसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जो एट्रिब्यूट्स हैं, वो एक अलग नेम स्पेस से आपको मिलेंगे। वो एंड्रॉइड के नेम स्पेस से नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आपका ये जो नेम स्पेस है, ये मैंडेटरी हो जाता है। तो अब आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि क्यों एक्सएमएलएनएस कॉलन एंड्रॉइड यूज़ किया जाता है। ये एक यूआरआई प्रीफिक्स है, जिसको हम एक्सएमएल में कहते हैं नेम स्पेस यूआरआई, जिसका यूज़ क्या है कि जितने भी एट्रिब्यूट्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज़ हैं एक्सएमएल के अंदर, जो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे जब भी आप डिज़ाइनिंग करेंगे और जब भी आप एंड्रॉइड कंपोनेंट यूज़ करेंगे, यानी कि जो एंड्रॉइड के प्री डिफाइंड लेआउट्स है या एंड्रॉइड के प्री डिफाइंड व्यू या व्यू ग्रुप्स है, उनके जितने भी आप एट्रिब्यूट्स जो है, वो अगर आप देंगे, तो उसके लिए जो आपको ये यूआरआई जो है, ये आपको चाहिए, क्योंकि इसी से आपको क्या मिलेंगे, इन सारे एट्रिब्यूट्स का लिंक मिलेगा, यानी इन सारे एट्रिब्यूट्स को आप कॉल कर पाएँगे। तो चलते हैं सीधा वापस एक्सएमएल के अंदर और मैं आपको बताऊँगा कैसे कॉल होता है। तो वापस हम एक्सएमएल में आ गए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो नेम स्पेस यूआरआई है, वो उसका नाम जो होता है वो एक्सएमएलएनएस से स्टार्ट होता है। कॉलर यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं, बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉइड दिया जाता है और उसका यूज़ भी है, जिससे कि आप आइडेंटिफ़ाई कर सको इसको यूनिकली कि ये एंड्रॉइड के एट्रिब्यूट्स जितने भी हैं या जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, जो आपको इस एक्सएमएल के अंदर आप जब डिज़ाइन करोगे तब आपको यूज़ में आने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स से मिलेगी, ठीक है? और इसका जो यूआरआई है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये इसका पूरा यूआरआई है एंड्रॉइड तक, ठीक है? वैसे ही आप नीचे देख सकते हैं एक ऐप का यूआरआई आपको दिख जाएगा, ऐप प्रीफिक्स के अंदर उसका यूआरआई है। तो ये जो यूआरआई है, ये तब यूज़ हो सकता है जब आप अपना खुद का कोई अगर व्यू बनाते हैं या व्यू ग्रुप बनाते हैं या लेआउट बनाते हैं और उसके एट्रिब्यूट्स अगर आपको कॉल करना है, तो इस पर्टिकुलर यूआरआई की आपको ज़रूरत पड़ती है। या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जितने भी एट्रिब्यूट्स हैं उसके, वो सारे इस ऐप वाला जो आपका नेम स्पेस प्रीफिक्स है, वो यूज़ आने वाला है। उसके बाद में जितने भी टूल्स के एट्रिब्यूट्स हैं, टूल्स के रिसोर्सेज़ हैं, जो इस एक्सएमएल के अंदर आपको रिक्वायर्ड है, वो इस पर्टिकुलर यूआरआई से आपको मिलेंगे। तो ये जो 3 लाइन्स आपको दिख रही है स्टार्टिंग के अंदर, ये हमेशा कोई भी आपका एक्सएमएल के अंदर जहाँ पे भी आप यूआई डिज़ाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे उस एक्सएमएल फाइल के अंदर जो भी उसका रूट एलिमेंट है या रूट टैग है, उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन 3 चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा। अब इन 3 चीज़ों में से आप ऐप वाली जो लाइन है, वो एक बार के लिए हटा सकते हैं क्योंकि अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप देख सकते हैं वो हाइलाइटेड नहीं है। आप अगर एक्सएमएलएनएस
कॉलन ऐप के ऊपर जा रहे हैं तो देखो वो हाइलाइटेड नहीं है क्योंकि वो कहीं यूज़ में नहीं आ रही है क्योंकि अभी तक अपन कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का हमने अभी तक कोई यूज़ नहीं किया है तो ये अभी यूज़ में नहीं आएगा। जब हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ में करेंगे तब आपको इस चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा अपने रूट एलिमेंट के अंदर और फिर आप इसको यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? तो आप इसको हटा सकते हैं, अभी रिक्वायर्ड नहीं है और अगर नहीं भी हटाना चाहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और चीज़ जब भी आप कोई एक्सएमएल क्रिएट करेंगे तो ये चीज़ें प्री डिफाइंड रहेगी मतलब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है या फिर इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको आइडिया रहे कि एक्चुअल में ये एट्रिब्यूट लिख कैसे रहे, ये पर्टिकुलर जो चीज़ ऊपर हमने बाय डिफ़ॉल्ट लिखी हुई आती है एंड्रॉइड के अंदर ये क्यों आती है? तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ का एक आइडिया रहे इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो नेम स्पेस यूआरआई है एंड्रॉइड के अंदर वो मैंने आपको समझाई है यहाँ पे। अब कुछ इम्पोर्टेंट एट्रिब्यूट्स होते हैं एक एक्सएमएल के अंदर, तो जब भी आप एंड्रॉइड एक्सएमएल के अंदर यूआई के अंदर कभी भी कोई लेआउट बना रहे हैं या व्यू ग्रुप बना रहे हैं या व्यूज़ बना रहे हैं, तब आपको डिफाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये कुछ एट्रिब्यूट्स हैं जो आपको एक टैग के अंदर मेंशन करने ही चाहिए। अब मेंशन करने ही चाहिए का मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं कि सारे करो, लेकिन 2 ऐसे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं या रिक्वायर्ड एट्रिब्यूट्स हैं जो आपको कोई भी व्यू या व्यू ग्रुप या फिर मैं बात करूँ लेआउट के अंदर आपको डिफाइन करने ही पड़ेंगे। वो कौन से हैं? लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट। ये एट्रिब्यूट कहाँ से मिल रहे हैं? इस नेम स्पेस यूआरआई से। एंड्रॉइड जो हमने ऊपर एक्सएमएल-एनएस एंड्रॉइड किया था उसी से ये सारे एट्रिब्यूट्स आपको मिलेंगे। ठीक है? उसी में से 2 एट्रिब्यूट्स कौन-कौन से हैं? लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट ये मेंशन करना ज़रूरी है। अब समझते हैं मेंशन करना क्यों ज़रूरी है? देखो, आपकी जो यूआई है, वो एक फ़ोन पे चल रही है और फ़ोन की जो स्क्रीन है वो एक 2D स्क्रीन है, मतलब 2D है। अब 2D, 1D, 3D ये चीज़ें क्या है? देखो, एक होता है आपका वन डायमेंशनल मतलब एक ही डायमेंशन में चलना, चाहे वो इधर चल रहा होगा, चाहे वो इधर चल रहा होगा। जब हम 2 डायमेंशन में साइमल्टेनियसली चल सकते हैं, डायगोनली चल सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका 2 डायमेंशनल कहलाता है। यानी कि अगर आपकी जो पेपर है, पेपर पे आप कुछ चीज़ ड्रॉ करते हो, तो वो क्या है? 2D है। आप उसकी थर्ड साइड नहीं देख सकते। एक साइड देख सकते हो ये वाली, जो उसकी क्या हो जाएगी विड्थ हो जाएगी या लेंथ हो जाएगी और एक हो जाएगी उसकी हाइट। जो आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, वो एक डायमेंशन हो गया और एक इधर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ये क्या हो गया? दूसरा डायमेंशन हो गया। तो ये होता है आपका 2D डायमेंशन। तो आपका जो यूआई है, वो 2 डायमेंशन है। हाँ, हम 3 डायमेंशन इल्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉइड के अंदर जिससे कि यूज़र को ऐसा लगे कि ये 3D में है लेकिन एक्चुअल में 3D में नहीं है। 3D में कौन-सी चीज़ होती है? जैसे आपका फ़ोन है। अगर ये फ़ोन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये 3D ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि देखो, इधर भी है, ये वाला पोर्शन भी है, ठीक है? और एक ये वाला हाइट भी है इसको। तो ये होता है आपका 3D ऑब्जेक्ट। तो कोई भी चीज़ जो आपके यूनिवर्स में एक्सिस्ट करती है, वो 3D एलिमेंट होता है या 3D ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जो स्क्रीन के अंदर दिख रहा है आपको या पेपर के ऊपर आप जो ड्रॉ कर रहे हो या अपनी यूआई की बात करूँ, तो यूआई के अंदर जो आप डिज़ाइन बना रहे हो, वो क्या है? एक 2D ऑब्जेक्ट है यानी कि वो 2D एनवायरनमेंट के अंदर है, यानी उनकी 2 साइड्स ही हो सकती है, 2 ही डायमेंशन हो सकते हैं, यानी कि एक उनका विड्थ होगा और एक उनका हाइट होगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि व्यू क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और कुछ नहीं है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो अगर आप कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हो कहीं पे भी, यहाँ हम ड्रॉ कहाँ कर रहे हैं? हमारे लेआउट के अंदर। तो क्या चाहिएगा उनको? क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? उनका विड्थ और उनका हाइट। तो इसीलिए दोनों चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं दोगे तो रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं बन पाएगा और अगर वो चीज़ नहीं बन पाएगी तो ड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए 2 रिक्वायर्ड जो पैरामीटर्स होते हैं या जो 2 रिक्वायर्ड एट्रिब्यूट्स होते हैं एक्सएमएल के अंदर वो ये होते हैं। ठीक है? चाहे आप कोई सा भी लेआउट लो, कोई भी व्यू लो, चाहे कोई भी व्यू ग्रुप लो, आपको सब में ये चीज़ मेंशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है? अब मैं बात करता हूँ आईडी की और टेक्स्ट की। ये भी 2 इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि एट्रिब्यूट्स हैं जो यूज़ में आएँगे आपको डे टू डे लाइफ़ जब भी आप एक्सएमएल का कोड करोगे, बट रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप इनको नहीं लिखोगे तो एरर शो करेगा या आगे कोड नहीं कर पाओगे, ये कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। मतलब इनके बिना भी आप यूआई डिज़ाइनिंग कर सकते हो, इनके बिना भी आप सारा काम कर सकते हो। लेकिन ये मैं इनको इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आपको अपने व्यू को अपनी जावा फाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हम आगे वाले सेशन में देखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी यूआई को या अपने एक्सएमएल फाइल को जावा से लिंक करेंगे, तब आपको आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। आईडी कुछ नहीं है, आईडी सिंपल आपका एक आइडेंटिफिकेशन है। तो आपने बहुत सारे व्यूज़ लगा रखे हैं, बहुत सारे व्यू ग्रुप्स लगा रखे हैं अपने एक्सएमएल के अंदर, तो आप उनको यूनिकली आइडेंटिफ़ाई कैसे करोगे? इन आईडी से। जैसे आपके लिए नेम होता है आपको यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, वैसे ही एक व्यू को यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करने के लिए एक्सएमएल के अंदर होता है आईडी, ठीक है? और दूसरा होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब जो भी आपको उसके ऊपर दिखाना है, जैसे टेक्स्ट व्यू के ऊपर अगर आपको कोई टेक्स्ट दिखाना है, तो उसके लिए टेक्स्ट यूज़ आता है। जब आप बटन की बात करें तो उसमें भी टेक्स्ट यूज़ आएगा। एक इमेज व्यू की बात करूँ तो उसमें टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? एडिट टेक्स्ट की बात करें तो उसमें टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसमें आपको यूज़र से टेक्स्ट लेना पड़ता है। लेकिन मोस्टली केसेज़ में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप टेक्स्ट यूज़ करोगे, मतलब कि टेक्स्ट व्यू यूज़ करोगे या फिर बटन यूज़ करोगे। लेआउट्स में इनकी नीड नहीं होती है, ठीक है? अब चलते हैं सीधा हम एक्सएमएल के अंदर और अब मैं आपको इसके आगे की चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वापस अपने एक्सएमएल के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे आप स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि 2 टैग्स जो अभी अपन ने डिस्कस किए थे जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, वो आपको यहाँ दिख रहे हैं जैसे कि लेआउट विड्थ एंड हाइट। अगर मैं इनको हटा देता हूँ,
तो आप देखेंगे ऊपर एरर जनरेट आ गया। ये एरर क्या कह रहा है कि मैं इस रिलेटिव लेआउट को जान ही नहीं रहा। एक तो आपके नीचे रेड लाइन आ जाएगी, उसका मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ एरर है, ठीक है? और एक पूरा ही रेड हो जाता है, इसका मतलब इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई ही नहीं कर सकते, जब तक आप इनको डिफाइन नहीं करते, इनके जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं। तो अगर यहाँ पे आप सजेशंस के लिए जाएँगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट शुड बी डिफाइंड, तो इनको डिफाइन करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? और क्यों डिफाइन करना चाहिए, अभी अपन ने स्लाइड्स में समझा था कि क्यों एंड्रॉइड में ये यूज़ में आता है। तो अभी मैं वापस इनको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये अंदर जो वैल्यूज़ हैं, ये क्या है? देखो, ये तो आप समझ में आएगा कि एट्रिब्यूट है, विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी आपको। लेकिन अंदर ये एट्रिब्यूट्स हैं, ये क्या-क्या होता है? तो उसको समझते हैं। देखो, जभी भी आप विड्थ हाइट की बात करें, तो 3 चीज़ें आप दे सकते हो। पहली चीज़ आती है मैच पैरेंट, दूसरी आती है व्रैप कंटेंट और तीसरी आती है फिक्स साइज़, ठीक है? अब एक को एक-एक करके समझते हैं। मैच पैरेंट का मतलब होता है कि अपने पैरेंट के जो उनकी विड्थ है, या जैसे अगर आप विड्थ में डाल रहे हो मैच पैरेंट, तो यानी कि जो आपके पैरेंट की विड्थ होगी, यानी कि इस पर्टिकुलर लेआउट की अगर मैं बात करूँ, तो इसका पैरेंट क्या होगा? ये पूरी स्क्रीन, ठीक है? अगर मैं किसी व्यू के अंदर हूँ, मतलब व्यू की अगर विड्थ दे रहा हूँ, तो व्यू किसके अंदर होगा? एक लेआउट के अंदर होगा, या फिर एक व्यू ग्रुप के अंदर होगा, तो उसकी जो विड्थ है, उसके पैरेंट की जो विड्थ है, वो उसको मिल जाएगी, ठीक है? वैसे अगर हाइट के अंदर भी मैं मैच पैरेंट करता हूँ, तो उसके पैरेंट की जो हाइट है, वो उसको उस चाइल्ड को मिल जाएगी मैच पैरेंट करने से। अब आता है व्रैप कंटेंट। व्रैप का मतलब होता है व्रैपर। व्रैपर जैसे आप कोई भी चॉकलेट वगैरह खाते हो, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा व्रैपर लगा हुआ होता है। उसका मतलब क्या होता है? कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होती। जितना अंदर कंटेंट है, उतना वो व्रैप कर देता है उसको, ठीक है? चॉकलेट में आपने देखा है। अब यहाँ पे व्रैपर का क्या यूज़ है? यहाँ पे व्रैप का मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर व्यू आप यूज़ कर रहे हो, उसमें जितना कंटेंट आ रहा है, जितना उसको रिक्वायर्ड है, उतनी उसकी स्पेस बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, ठीक है? ऐसा फिक्स नहीं है। जैसे कि आपने एक टेक्स्ट व्यू लिया और आपने उसमें लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है? तो हेलो वर्ल्ड को जितनी विड्थ चाहिए होती है और जितनी हाइट चाहिए होती है बाय डिफ़ॉल्ट, वो वहाँ पे आ गया। अब जैसे फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप बड़ी करोगे, तो वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपने जैसे ही फ़ॉन्ट को बड़ा किया, तो उसकी विड्थ भी बड़ी होगी और हाइट भी बड़ी होगी। और कब जब बड़ी होगी? जब आप उसमें कंटेंट जो है वो बढ़ा देंगे। तो हमें हेलो वर्ल्ड को हटा के अगर लिख दूँ वहाँ पे वेलकम टू एंड्रॉइड, तो आपका जो विड्थ है वो और बढ़ जाएगा। तो ये जो रैपिंग हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेंट, मतलब अंदर का जो कंटेंट है, उसके हिसाब से रैपिंग चल रही है। अगर कंटेंट कम है, तो विड्थ कम हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, और अगर कंटेंट ज़्यादा है, तो विड्थ और हाइट उसके हिसाब से डिफाइन की जाएगी। वो किससे होता है? व्रैप कंटेंट से। तो कभी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ आप रन टाइम में सेट कर रहे हैं, जहाँ पे उसकी साइज़ बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो उसको फिक्स नहीं करना चाहते और ना ही आप उसको पूरी स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। पूरी स्क्रीन पे दिखाना चाहो या पूरे एक जो आपका पैरेंट है उसके जो पूरी विड्थ है या पूरी हाइट पे दिखाना चाहते हैं, तो हम मैच पेंट लेंगे। वो भी आपको नहीं करना है और एक फिक्स साइज़ भी नहीं रखनी है, तब हम यूज़ करेंगे व्रैप कंटेंट। और अगर देखा जाए एंड्रॉइड के अंदर ज़्यादातर व्रैप कंटेंट ही यूज़ में आएगा आपके, ठीक है? मोस्टली केसेज़ में व्रैप कंटेंट की नीड पड़ेगी, बाकी केसेज़ में हम मैचमेंट यूज़ करेंगे या फिक्स साइज़ देंगे। फिक्स साइज़ तो बहुत ही रेयरली हम देंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम यहाँ पे व्रैप कंटेंट कैसे देना है, आपको सिर्फ व्रैप लिखना है और ये व्रैप कंटेंट हो जाएगा, ठीक है? बट एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका लेआउट है, यानी कि जो रूट एलिमेंट है, वो कभी भी आप रैप नहीं दोगे, क्योंकि वो आपको पूरी स्क्रीन पे दिखाना है। तो पूरी स्क्रीन पे दिखाने के लिए जो स्क्रीन आपकी सेट हो रही है, एक लेआउट जो है वो आपका एक स्क्रीन पे सेट हो रहा है, तो उसकी पूरी विड्थ और उसकी हाइट आपको चाहिएगी। इसलिए हमको जो इनिशियल जो आपको सबसे पहला जो टैग मिलता है, यानी कि जो आपका रूट टैग है, उसमें आपको हमेशा मैच फ्रेंड देना है। ठीक है? जब भी हम लेआउट की बात करें, ठीक है? अगर आप कोई कस्टम व्यू बनाते हो, कस्टम खुद का कोई लेआउट बनाते हो, तब की नहीं, तो जब आप कोई एक्टिविटी की स्क्रीन को डिज़ाइन कर रहे हैं, तब आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका रूट एलिमेंट है, वो आपका मैच पेंट होना चाहिए, ताकि जो पूरी स्क्रीन की जो साइज़ है, जो उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपको यूआई दिखानी है, तो वो पूरा हम कवर अप कर सकें, ठीक है? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट इसके अंदर जो होता है आपका फिक्स साइज़। अब फिक्स साइज़ आप कैसे दे सकते हैं? जैसे आपका कोई रियल डिवाइस है या रियल ऑब्जेक्ट है जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपको दिखता है, तो उसको आप कैसे मेज़र करते हैं? आप करते हैं सेंटीमीटर के अंदर, मीटर के अंदर, किलोमीटर के अंदर, ऐसे ही आप वैसा यूनिट से उसको मेज़र करते हैं। वैसे ही जब आप स्क्रीन की बात करें, तो स्क्रीन में भी हम कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम एक फिक्स साइज़ ले रहे हैं, तो हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें मेरे को इतनी विड्थ चाहिए, उतनी हाइट चाहिए। तो उसके लिए ऐसा यूनिट क्या होती है? उसके लिए ऐसा यूनिट होती है डीपी, यानी कि यहाँ पे आपको, जैसे अगर आपको 100 विड्थ चाहिए, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा 100 डीपी, ठीक है? डीपी का मतलब होता है डेंसिटी पिक्सल, मतलब डेंसिटी ऑफ 1 पिक्सल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 पिक्सल जितनी हमने एक उसको विड्थ दे दी, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैं मैच पैंट की जगह करता हूँ 100 डीपी। तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि जो हमारी स्क्रीन है, अब मैं उसका इतना ही पोर्शन यूज़ कर रहा हूँ, 100 डीपी जितना। ये आपकी स्क्रीन का 100 डीपी है और ये वैरी कर सकता है, ठीक है? छोटे फ़ोन में और कम हो जाएँगे पिक्सेल्स की डेंसिटी और बड़े फ़ोन में बढ़ जाएगी ये पिक्सेल्स की डेंसिटी। तो ऑटोमैटिकली मैनेज हो जाएगा कि छोटे फ़ोन में आपको उस पर्टिकुलर रेशियो में दिखेगा 100 डीपी, और बड़े फ़ोन में जो 100 डीपी का रेशियो होता है वो दिखेगा, ठीक है? बट क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया, यहाँ पे आपको हमेशा मैच बैंड ही करना है, क्योंकि हम हमारे एक्टिविटी को डिज़ाइन कर रहे हैं।
तो उसका जो स्क्रीन है वो पूरा हमको कैप्चर करना है, यानी पूरा अपन को कवर करना है, तो हमारा जो रूट एलिमेंट है वो हमेशा मैच प्रिंट ही आपको देना है। तो ये आप नोट डाउन कर ले या आप आगे के लिए हमेशा याद रखें कि जो आपका रूट टैग होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो एक्टिविटी वाली जो फ़ाइल है, उसके लिए हम इसको क्या करने वाले हैं, मैच प्रिंट यूज़ करने वाले हैं, ताकि हम पूरी स्क्रीन को यूज़ कर सकें। फर्दर मैं सिर्फ़ एक्टिविटी की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप और भी एक्सएमएल्स बनाएँगे एंड्रॉइड के अंदर, जो एज़ अ लेआउट का यूआई काम नहीं आएगा, मतलब एक्टिविटी का यूआई काम नहीं आएगा, वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ आ सकता है, किसी और डिज़ाइनिंग एलिमेंट के लिए यूज़ आ सकता है। तो उस केस में हम हो सकता है कि उसको रैप कर सकते हैं या फिक्स साइज़ दे सकते हैं। लेकिन जब हम एक्टिविटी की बात करें, तो उसकी जो स्क्रीन है वो हमको पूरी कवर अप करनी है, इसलिए हम इसका विड्थ और हाइट दोनों क्या करेंगे, मैच पैंट से देंगे। अब चलते हैं जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या कह सकते हैं, प्री डिफाइंड जो आपको एक एट्रिब्यूट दिख जाता है, वो है कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है ओरिजिन, या कह सकूँ कि मतलब इसका सोर्स क्या है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एक्सएमएल फाइल है वो आपकी जावा फाइल से लिंक्ड है और हम रन टाइम पे भी इसका काम लेंगे, क्योंकि अगर हमको रन टाइम पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमारे लेआउट में कुछ चेंजेस करने हैं या लेआउट में कुछ चीज़ों पे प्रेस होने पे, क्लिक होने पे कुछ काम हमको करवाना है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमको एग्ज़ीक्यूट करवाने हैं, तो हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी कनेक्टिविटी की। तो इसलिए ये जो लाइन है कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करने के लिए कि ये किस एक्टिविटी फाइल से कनेक्टेड है, यानी किस जावा फाइल से कनेक्टेड है। अगर आप कंट्रोल के साथ इस पे जाएँगे तो आपको एक क्लिक का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा इसकी जो लिंक्ड एक्टिविटी फाइल है, यानी कि जावा फाइल है, उधर ये आपको नेविगेट कर देगा। ठीक है? तो ये कुछ मैंडेटरी या प्री डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं, जिनका क्या मतलब होता है ये हमने समझा। और ये जो भी आप चाहे यहाँ पे रिलेटिव लेआउट हो, चाहे आपका लीनियर लेआउट हो, चाहे फर्दर जो आगे हम कंस्ट्रेंट लेआउट पढ़ेंगे या मैनी मोर लेआउट जो भी हम आगे सीखने वाले हैं, उन सब के अगर हम उनको एज़ अ रूट एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इनका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसका आप सेम रीज़न देख सकते हैं, अगर ये जो एक्सएमएल, एनएस वाली जो लाइन है, अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, तो जो एंड्रॉइड से जितने भी आपको एट्रिब्यूट्स मिल रहे हैं, वो नहीं मिलेंगे। और अगर वो नहीं मिलेंगे तो आप लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट इनको डिफाइन नहीं कर पाएँगे, और अगर ये चीज़ आप नहीं डिफाइन कर पाए, तो आप कोई भी व्यू ड्रॉ नहीं कर पाएँगे रन टाइम में। तो कोई भी व्यू आप वहाँ पे दिखा नहीं पाएँगे, तो इसीलिए जो नेम स्पेस यूआरआई है, ये आपको मेंशन करनी ज़रूरी हो जाती है। ठीक है? अब समझेंगे हम रिलेटिव लेआउट के बारे में कि अब रिलेटिव लेआउट को कहाँ यूज़ करना है, आपको किस जगह पे यूज़ करना है, मतलब रिलेटिव लेआउट के क्या एट्रिब्यूट्स होते हैं, किस पर्टिकुलर टाइम पे आपको रिलेटिव का यूज़ करना है और किस पर्टिकुलर टाइम पे आपको लीनियर का यूज़ करना है। तो पहले हम रिलेटिव समझेंगे, फिर मैं आपको समझाऊँगा लीनियर के बारे में। तो आ जाते हैं यहाँ पे नीचे। अब इसके चाइल्ड के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ आप देने वाले हैं, उसका मेन रोल होता है उसके पर्टिकुलर लेआउट का, क्योंकि उस लेआउट के अंदर अगर आप उसके व्यूज़ डिफाइन कर रहे हैं, तो उस लेआउट को आप इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपके यहाँ पे यूज़ में आने वाली है, इसलिए आपने उस लेआउट को सेलेक्ट किया है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक व्यू ऐड कर रहा हूँ, यानी कि अब जो चाइल्ड व्यूज़ बनाना है, वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं एक बटन डिफाइन कर रहा हूँ, तो बटन के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, BUTTON लिखना है। अगर आप लिख देते हैं, तब भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप नहीं लिखते हैं, तब भी आपको यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन में ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिर्फ एंटर करना है। देखो आप एंटर करोगे ना, तो आपको जो लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट है, मतलब जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है, वो मिल जाएँगे। अगर आप एंटर नहीं करोगे, तो आपको वो दोनों एट्रिब्यूट्स खुद से लिखने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो देखो दोनों जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये 2 रिक्वायर्ड पैरामीटर्स आपको हमेशा मेंशन करने पड़ेंगे, कोई भी व्यू या व्यू ग्रुप या लेआउट के अंदर। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब आपको बटन को डिफाइन करना है कि आप इसको मैच पेंट देना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो अब आपको एक क्लियर पिक्चर पता चलेगी जब अब इसको मैं मैच पेंट करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर जो इसकी लाइन है, ये ऊपर की जो आप लाइन देख सकते हैं, ये विड्थ वाइज़ पूरी हो चुकी है। यानी कि विड्थ इसको पूरी मिल चुकी है जितनी पैरेंट को मिल रखी है। तो पैरेंट को फुल स्क्रीन मिल रखा है, तो इसको भी बटन को जो विड्थ है वो मैंने मैच पेंट करी, तो इसको भी पूरी स्क्रीन की विड्थ मिल गई है। ठीक है? अभी मैंने हाइट नहीं दी, जैसे मैं हाइट देता हूँ, हाइट मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैच पेंट, तो आप देखेंगे कि जो आपका पूरा का पूरा बटन है, वो इस पूरी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है? यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि फुल स्क्रीन जैसे ही मैंने किया, मतलब कि मैंने जैसे ही विड्थ और हाइट मैच पेंट करी, तो जो पैरेंट की विड्थ और हाइट थी, वो इसको अलॉट कर दी गई। ठीक है? तो हमको कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटन के लिए मैं इनको यूज़ नहीं करूँगा। बटन तो मेरा एक छोटा-सा होगा, ठीक है? या एक लिमिटेड हाइट और विड्थ का होगा, तो वो देने के लिए आप व्रैप कंटेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं व्रैप कंटेंट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बटन की जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है, वो आ चुकी है। अब देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि व्रैप का मतलब होता है जितना उसके अंदर कंटेंट होगा, उसकी उतनी विड्थ और हाइट होगी। बट अभी बटन के अंदर तो कोई कंटेंट ही नहीं है। कंटेंट मतलब कि इसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं लगाया, तो टेक्स्ट जैसे बड़ा होगा, वैसे बटन बड़ा होना चाहिए था, या टेक्स्ट जैसे छोटा होता है, वैसे बटन छोटा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो अपन ने कुछ डाला ही नहीं है, सिर्फ़ मैंने व्रैप किया और यहाँ पे एक ऑटोमैटिकली डिफ़ॉल्ट साइज़ आ गई है। तो इसीलिए आई है क्योंकि बटन की एक डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है एंड्रॉइड के अंदर। यानी कि एंड्रॉइड कहता है कि अगर आप बटन यूज़ कर रहे हो तो यार ये लिमिटेड साइज़ है, मतलब कि इससे छोटा आप बटन ना बनाएँ, ठीक है? इससे छोटा बटन ना तो प्रेस के लिए सही है, ना यूज़र के लिए फिज़िबल होगा, और हो सकता है कि यूज़र उस पे आसानी से क्लिक भी ना कर पाए। तो ये जो चीज़ है वो आपकी यूआई को और ख़राब कर सकता है कि अगर आप
यूज़र को एक एप्रोप्रिएट जगह नहीं दे पा रहे या एक पर्टिकुलर स्पेस नहीं दे पा रहे जहाँ यूज़र उसको आसानी से क्लिक कर पाए। ठीक है? तो इतना मिनिमम होना चाहिए, आप इससे मिनिमम भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? फिक्स्ड हाइट देके। जैसे फिक्स्ड हाइट और विड्थ दे दी मैंने, इसको दे दिया 70 डीपी विड्थ वाइज़ और हाइट वाइज़ दे दिया 100 डीपी। तो आप देख सकते हैं कि इससे छोटा भी बटन हो सकता है। कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं कि इससे छोटा बटन नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो डिफ़ॉल्ट साइज़ ये रहती है जब आप रैप कंटेंट यूज़ करते हैं। तो देखो बाकी सब जगह रैप कंटेंट का जो रोल है वो यही होता है, कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन बटन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक जैसे ही आप रैप कंटेंट करते हो तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है एक बटन की, वो एंड्रॉइड ने जो मेंशन कर रखी है वो आ जाती है। ठीक है? अभी इसको समझने के लिए मैं हाथों-हाथ यहाँ पे ना एक टेक्स्ट टूल लेके बताता हूँ। देखो ये जो सारे व्यूज़ मैं ले रहा हूँ ना चाइल्ड व्यूज़, इसका एक सेपरेट सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको सारे के सारे चाइल्ड व्यूज़ के बारे में बताऊँगा। जैसे बटन के बारे में, टेक्स्ट व्यू के बारे में, क्या-क्या एट्रिब्यूट्स होते हैं इनके, देन इमेज व्यू के एट्रिब्यूट्स क्या होते हैं, देन बटन के एट्रिब्यूट्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में मैं चाइल्ड व्यूज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे क्योंकि हम रिलेटिव लेआउट समझ रहे हैं, तो बिना चाइल्ड को लगाए आप रिलेटिव की प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझ पाएँगे। तो इसलिए यहाँ पे चाइल्ड को मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है? तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको व्यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है? तो इनको डेप्थ में हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, तब आपका एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि बटन के क्या-क्या एट्रिब्यूट्स होते हैं, टेक्स्ट व्यू के क्या-क्या एट्रिब्यूट्स होते हैं और जितने भी फर्दर कॉमन व्यूज़ जो रिक्वायर्ड होते हैं एक ऐप डिज़ाइनिंग के वक़्त इनिशियल फेज़ के अंदर, वो सारी चीज़ें हम उस सेशन में कवर अप करेंगे। ठीक है? तो अभी के लिए मैं यहाँ जैसे रैप कंटेंट देता हूँ इसको, ठीक है? अब डिफरेंस देखना आप। डिफरेंस दिखाने के लिए मैं ये आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, ये टैग क्लोज़ कर देते हैं। तो आप बटन का देख सकते हैं, बटन को मैंने यहाँ पे रैप किया, तो उसको एक फिक्स साइज़ मिल गई। ठीक है? अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब बात करता हूँ टेक्स्ट व्यू की, तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट बन गया है, ठीक है? इससे एक और चीज़ समझने को मिल रही है आपको कि जितने भी आप व्यूज़ ले रहे हो एक लेआउट के अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ आ रहे हैं? इस कॉर्नर में आ रहे हैं, इसको कहते हैं हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो इसको एंड्रॉइड की यूआई के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है, यानी कि ये जो आपका पॉइंट है, ये कहलाता है 0,0 कोऑर्डिनेट ऑफ द यूआई। मतलब जो यूआई के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, उसका ये 0,0 है, ठीक है? मतलब यहाँ से आपकी डिज़ाइनिंग का जो इनिशियल पार्ट है, वो स्टार्ट होता है। मतलब आपने कोई भी अगर प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है किसी भी लेआउट की और कोई भी व्यू को आप सेट करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ चला जाएगा? इस पर्टिकुलर कॉर्नर के अंदर, इसको कहते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब मैं टेक्स्ट व्यू के अंदर रैप कर रहा हूँ, तो वो डिफ़ॉल्ट साइज़ नहीं आ रहा क्योंकि टेक्स्ट व्यू में डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत ही नहीं होती, बटन में ही ज़रूरत होती है। ठीक है? अब जब मैं इस टेक्स्ट व्यू के अंदर जब टेक्स्ट दूँगा, तो आपको सिंपल सा टेक्स्ट लिखना है और जैसे ही मैं टेक्स्ट दूँगा और यहाँ पे जैसे-जैसे मैं लिखता जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है? यहीं अगर मैं इसकी विड्थ को अगर फिक्स कर देता हूँ 70 डीपी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसकी विड्थ को फिक्स किया, तो अब जो टेक्स्ट इसके आगे जा रहा था, वो आगे ना जाके नीचे आ गया। अब आप बोलोगे नीचे क्यों आया? कट जाना चाहिए था, क्योंकि हमने तो फिक्स कर दी विड्थ को। लेकिन हाइट अभी भी रैप है ना, हाइट अभी भी फ्लेक्सिबल है, तो हाइट बड़ी-छोटी हो सकती है। अगर मैं हाइट को भी फिक्स कर दूँगा, जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ 70 डीपी कर देता हूँ, ठीक है? 70 से कम करते हैं एक बार के लिए, ताकि आपको आइडिया हो। जैसे कि मैंने इसको 20 डीपी कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका जो कंटेंट है वो कट चुका है यानी कि फिक्स्ड हो चुका है। ठीक है? अब इतनी पोर्शन में जितना आपको दिखाना है वही दिखेगा। तो ये जब भी आपको रिक्वायर्ड हो कि भई आपको एक फिक्स्ड व्यू चाहिए कि मतलब फिक्स्ड हाइट और विड्थ हो, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं फिक्स साइज़ देने का। अब वापस आ जाते हैं हम हमारे बटन के ऊपर। ये सिर्फ़ आपको एक प्रैक्टिकल व्यू देने के लिए कि क्यों बटन के अंदर ये चीज़ आती है और बाकी व्यूज़ के अंदर रैप कंटेंट पे कुछ अलग होता है। ठीक है? तो अब मैं वापस बटन ले लेता हूँ कैपिटल बी डबल टी, एंटर कर दो, एंटर करते ही विड्थ हाइट पूछेगा आपको और बेटर प्रैक्टिस क्या है कि रैप कंटेंट कर दो। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि ब्लू कलर का आपका बटन आ रहा है, ठीक है? तो देखो ये मेरा लेटेस्ट अपडेटेड एंड्रॉइड स्टूडियो है, जो अभी मैंने रिसेंटली अपडेट किया है, तो उसके अंदर क्या हो गया है कि अब हम बटन यूज़ नहीं करते, ऐप कॉम्पैक्ट बटन यूज़ करते हैं, ठीक है? जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये ऐप कॉम्पैक्ट की लाइब्रेरी है, जो कुछ नए-नए चेंजेज़ आते हैं तो हमको अपडेट रहना पड़ता है और उन पर्टिकुलर अपडेट्स के ऊपर हमको डिफरेंट चेंजेज़ करने पड़ते हैं, ठीक है? अगर आप प्रीवियस कोई बटन को यूज़ कर रहे हैं, तो आप यूज़ करेंगे नॉर्मल बटन BUTTON और अगर आप नया जो एंड्रॉइड वर्ज़न है उसको यूज़ कर रहे हैं और अगर आपके बटन लिखने पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है, वो ब्लू आता है या जो आपका डिफ़ॉल्ट कलर है जिसको हम प्राइमरी कलर कहते हैं, जो मैंने आपको वैल्यूज़ के अंदर जो थीम्स वाला बताया था उसमें कलर प्राइमरी डार्क था, उसमें से अगर कोई कलर आ रहा है दैट मीन्स आपको ऐप कॉम्पैक्ट बटन को यूज़ करना है, ठीक है? और अगर नॉर्मल बटन में आपको राइट हैंड साइड में जो बटन का डिफ़ॉल्ट कलर है, इसको बटन का डिफ़ॉल्ट कलर कहा जाता है एंड्रॉइड के अंदर, अगर ये आता है दैट मीन्स आपने अपडेट नहीं किया है, यू आर रेडी टू गो, ठीक है? लेकिन अगर ये कलर नहीं आता और आपका
कोई डिफरेंट कलर जो है प्राइमरी कलर या प्राइमरी डार्क कलर अगर वहाँ शो हो रहा है, तो आपको ऐप कॉम्पैक्ट बटन को यूज़ करना है, ठीक है? और अगर आप इसको नहीं करना चाहते, थोड़ा अलग लग रहा है आपको, तो आप बटन ही यूज़ करें और सिंपल सा क्या करें, यहाँ पे टिंट का यूज़ कर सकते हैं। टिंट का मतलब क्या होता है, वो उसके कलर को चेंज कर देता है, यानी मतलब उसके ऊपर जो भी बैकग्राउंड कलर है, उसको चेंज करके जो भी आप टिंट प्रोवाइड करेंगे, वो वाला कलर हो जाएगा। तो टिंट एट्रीब्यूट सिंपल सा आपको टिंट लिखना है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएँगे। एक्चुअल में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ड्रॉएबल टिंट, और यहाँ पे जो भी आपको कलर देना है, जैसे कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट व्हाइट कलर देना चाहता हूँ, तो व्हाइट कलर हो गया। अगर आप ब्लैक कलर देना चाहते हैं या ग्रे कलर देना चाहते हैं, तो एक बार के लिए तो आप व्हाइट कर सकते हैं और यहाँ पे देखो आपके पास एक ऑप्शन आता है विबग्योर का, जहाँ से आप जो कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं ये ग्रेइश कलर देने वाला हूँ, तो यहाँ पे देखो ग्रेइश कलर आ गया। तो ऐसे हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बस ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि अगर आप बटन टैग यहाँ पे ले रहे हैं, तो अगर जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है ग्रेइश कलर अगर आपका आ रहा है, जिसको हम बटन का डिफ़ॉल्ट कलर कहते हैं, अगर वो आपको मिलता है देन इट्स ओके। अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई कलर आ रहा है उसकी जगह, तो उसका मतलब क्या है कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो अपडेटेड है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप कॉम्पैक्ट बटन को यूज़ करना पड़ेगा। तो कोई डिफ़रेंस नहीं है, बस क्योंकि कुछ चेंजेज़ किए हैं एंड्रॉइड के अंदर, तो अब वो बटन की जगह वो नए वर्ज़न में ऐप कॉम्पैक्ट बटन हो गया है। ठीक है? तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब समझते हैं रिलेटिव लेआउट को। अब रिलेटिव लेआउट को समझने से पहले आपको नाम से ही कुछ चीज़ें पता चल रही होगी कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जिनके साथ आपके रिलेशंस होते हैं। तो आप उन्हीं को रिलेटिव्स बुलाते हो ना, जो जैसे कि अगर आपका कोई रिलेटिव है, दैट मीन्स आपका कोई ना कोई रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है या फ्रेंडली रिलेशन है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, इसलिए वो आपका रिलेटिव कहलाया जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेआउट के अंदर होता है, यानी कि यहाँ पे आपको कनेक्शन बनाने पड़ेंगे चाइल्ड के पेरेंट के साथ में या फिर चाइल्ड के अदर चाइल्ड के साथ में, यानी कि सिबलिंग कनेक्शन जिनको हम कहते हैं। तो 2 टाइप के यहाँ पे रिलेशंस बनेंगे, एक पैरेंट और चाइल्ड के बीच में और एक बनेगा चाइल्ड और चाइल्ड के बीच में, यानी कि जो सिबलिंग चाइल्ड्स है, मतलब एक लेआउट में बहुत सारे मल्टीपल चाइल्ड्स है, तो उनके बीच में आपस में जो कनेक्शन है, उनको हम कहते हैं सिबलिंग कनेक्शन। तो वो आप रिलेटिव के अंदर बना सकते हैं अपनी डिज़ाइन को बनाने के लिए, ठीक है? अब कैसे करना है उसके अंदर? तो देखो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ चाइल्ड के जो कनेक्शन बन सकते हैं अपने पेरेंट के साथ में, मतलब रिलेटिव पेरेंट के साथ में क्या-क्या कनेक्शन बन सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको राइट हैंड साइड में स्क्रीन दिख रही है, ये आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर कहलाता है, ये आपका टॉप राइट कॉर्नर कहलाता है। फिर अपन नीचे आते हैं, यहाँ इसको मैं थोड़ा ज़ूम आउट करता हूँ, तो ये आपका कहलाता है बॉटम लेफ्ट और ये कहलाता है बॉटम राइट, ठीक है? तो अगर आपको इन कॉर्नर्स में आना है, तो ये कॉर्नर्स किसके हैं? पेरेंट के कॉर्नर्स हैं और चाइल्ड को उन कॉर्नर्स में जाना है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे, तो कनेक्शन किसके बीच में होगा? एक चाइल्ड और एक पेरेंट के बीच में कनेक्शन होगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जैसे मेरे को बटन को अगर राइट कॉर्नर में ले जाना है, ठीक है? टॉप के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या एट्रिब्यूट दूँगा, आपको एट्रिब्यूट देना पड़ेगा अलाइन पैरेंट राइट। तो जैसे ही आप अलाइन पैरेंट राइट लिखोगे ना, तो काफ़ी सारे जैसे-जैसे आप लिख रहे होंगे ना, अलाइन लिख रहे होंगे, पैरेंट लिख रहे होंगे, जितने भी एट्रिब्यूट्स वहाँ पॉसिबल है या अलाइन पैरेंट्स है, वो सारे आपको यहाँ दिख जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अलाइन पैरेंट राइट ले लेना है और यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स होती है, ठीक है? आपको इसको ट्रू कर देना है। तो जैसे ही आप इसको ट्रू करेंगे, तो जिस भी चाइल्ड के अंदर आपने ये प्रॉपर्टी दी है, वो कहाँ अलाइन हो जाएगा? पैरेंट के राइट में अलाइन हो जाएगा। नाम से भी समझ में आ रहा होगा, जैसे कि लेआउट अलाइन पैरेंट राइट, मतलब जो लेआउट है या जो व्यू है, उसको हम किसके अलाइन कर रहे हैं? पैरेंट के राइट में अलाइन कर रहे हैं। वैसे ही आता है, अगर मैं राइट की जगह यहाँ पे इस राइट को मैं हटाता हूँ, ये तो राइट में हुआ, अगर बॉटम में आना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिंपल सा अलाइन पैरेंट बॉटम। जैसे ही आप बॉटम लिखेंगे और बॉटम को अगर आप ट्रू करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स होता है, जैसे ही आप ट्रू करेंगे, तो ये बॉटम में आ जाएगा। वैसे ही अगर आपको अब बात आती है, अगर आपको इस राइट कॉर्नर में जाना है, तो ये देखो राइट में भी है और बॉटम में भी है, तो इसके लिए आपको बॉटम तो देना ही है, साथ ही साथ आपको इसको अलाइन राइट भी करना पड़ेगा पैरेंट के। तो अलाइन पैरेंट राइट ट्रू कर देंगे, ठीक है? देखो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इन एट्रिब्यूट्स को, आप जैसे-जैसे लिखते जाओगे ना, वैसे-वैसे ही आपको मिलते जाएँगे, आपको उनको एंटर कर देना है, ठीक है? और जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। फिर आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए सिर्फ़ आपको ये करना है कि आपको किस कॉर्नर में जाना है, तो आप वहाँ पे अलाइन कर रहे हैं और पेरेंट के कर रहे हैं, और जिस भी पर्टिकुलर साइड में जाना है, बॉटम में जाना है तो उसके लिए बॉटम है, राइट में जाना है तो उसके लिए राइट है, लेफ्ट में जाना है तो उसके लिए लेफ्ट है, तो ये सारी चीज़ें। और अगर आपको पूरे ही कॉर्नर में जाना है नीचे की साइड में, तो उसके लिए आपको बॉटम भी देना पड़ेगा और राइट भी देना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। तो ये तो होता है कॉर्नर्स में जाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको टॉप लेफ्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो व्यू है वो टॉप में ही है और लेफ्ट में ही है, तो उसके लिए हम कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमको राइट में जाने की ज़रूरत पड़ती है या फिर बॉटम में जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया क्या करना पड़ता है। अगर आपको टॉप में जाना है या लेफ्ट में जाना है, तो उसके लिए भी सेम चीज़ है, अलाइन पैरेंट टॉप, ठीक है? एंड अलाइन पैरेंट लेफ्ट, ठीक है? तो देखो इसको लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि पहले से मैं वहीं हूँ, ठीक है? तो इसीलिए इसकी रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसके लिए
सिर्फ ये आपको बताने के लिए, कहीं आपको ये डाउट ना हो कि केवल राइट और बॉटम के ही एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, टॉप और लेफ्ट के नहीं मिलते, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ आता है। नहीं, टॉप और लेफ्ट के भी मिलते हैं, लेकिन क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही आता है, तो हमको इसकी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है इनिशियली, ठीक है? जब ज़रूरत पड़े, अगर आपको मैनुअली करवाना पड़े उसको टॉप के ऊपर या लेफ्ट में अलाइन करवाना पड़े, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं सेंटर्स के ऊपर। सेंटर्स इन द सेंस कि और हम क्या कनेक्शन बना सकते हैं एक पैरेंट का चाइल्ड के साथ में। तो हो गया ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, इस लेआउट का ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है? देन ये जो पॉइंट है ये इसका हॉरिजॉन्टल सेंटर है और ये जो पॉइंट है इसका वर्टिकल सेंटर है। तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कैसे आना है और इसके उल्टे जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, मतलब कि जो आपका वर्टिकली सेंटर है राइट के अंदर, उसके ऊपर आपको कैसे आना है और हॉरिजॉन्टली सेंटर जो बॉटम के अंदर है उसके ऊपर कैसे आना है। तो अब हम चलते हैं सेंटर के ऊपर। तो देखो, सेंटर में आने के लिए आपको सिंपल सा लिखना है सेंटर। तो जैसे ही आप सेंटर लिखते हैं, आपके पास 3 ऑप्शंस मिलते हैं, सेंटर इन पैरेंट, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल। आप पूरा लिख भी सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा लेआउट अंडरस्कोर सेंटर वर्टिकल या सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो पहले मैं आपको बताता हूँ हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये आपकी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल का मतलब होता है ये जो लाइन होती है, मतलब जो खड़ी लाइन होती है उसको हम वर्टिकल कहते हैं, और जो लेटी हुई लाइन होती है या इस तरीके से लाइन है तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। यानी कि जो, अगर कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करूँ, जो आपके 2 लाइन्स जो बनती है कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए, एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और एक होती है आपकी वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है? हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया, ये जो आपका ये वाली जो है ना विड्थ में, जो इस विड्थ के सेंटर में अगर आपको आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू, ठीक है? और तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंटर आ चुका है एकदम यहाँ पे। और अगर आपको वर्टिकली सेंटर आना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेंटर वर्टिकल, इसको ट्रू कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंटर वर्टिकल पे ये आ चुका है, मतलब कि ये जो वर्टिकल लाइन है इसके सेंटर में आ चुका है। अब अगर आपको एकदम सेंटर में आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा लिखना है, या तो आप दोनों दे सकते हैं, सेंटर वर्टिकल ट्रू कर सकते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल भी ट्रू कर सकते हैं। उसको समझना देखो अच्छे से, कि अगर मैंने इसको बोला कि वर्टिकल भी आपको सेंटर पे अलाइन होना है और हॉरिजॉन्टल भी अलाइन होना है, यानी कि इसके सेंटर पे भी रहना है और इसके सेंटर पे भी रहना है, तो इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो एकदम सेंटर में आएगा व्यू के, मतलब जो आपका लेआउट है उसके सेंटर में आएगा। तो अगर मैं दोनों को ट्रू कर देता हूँ तो आपका जो व्यू है वो इस पर्टिकुलर लेआउट के अंदर एकदम सेंटर में आ जाएगा, ठीक है? और अगर आपको 2 लाइन में नहीं लिखना है, उसका एक सिंपल सा आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ लिखना है सेंटर इन पैरेंट। जैसे आप सेंटर इन पैरेंट को ट्रू करते हैं, तो ये भी ऑटोमेटिकली यही काम करता है, ठीक है? या तो आप सेंटर वर्टिकल भी कर दें और सेंटर हॉरिजॉन्टल भी कर दें, या फिर सिंपल सा एक सेंटर इन पैरेंट लिखें, तो तब भी आपका जो व्यू है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे आएँगे, जो राइट, ये तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका व्यू कहाँ था, लेफ्ट और टॉप के अंदर था, तो इसीलिए यहाँ पे आपका व्यू आ गया जब आपने हॉरिजॉन्टल पे किया, और यहाँ पे आ गया जब आपने वर्टिकल किया। लेकिन अगर मैं बात करूँ उल्टे साइड्स की, मतलब कि अगर मेरे को राइट में सेंटर वर्टिकल लाना है और अगर मेरे को बॉटम में सेंटर हॉरिजॉन्टल लाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि पहले मैं आपको बताता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल इन बॉटम। तो पहले हम क्या करेंगे, सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देंगे, इसको ट्रू कर दिया, तो हॉरिजॉन्टली तो सेंटर हो गया हमारा व्यू। अब इसको बॉटम में दिखाना है तो हम क्या करेंगे, अलाइन पैरेंट, जो भी मैंने पहले बताया, अलाइन पैरेंट बॉटम, इसको कर देता हूँ मैं ट्रू। तो ये आ गया सेंटर में और बॉटम के अंदर, ठीक है? अब हम चलते हैं दूसरे केस के अंदर, जो कि है आपका राइट के अंदर सेंटर वर्टिकल। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर वर्टिकल देना पड़ेगा, उसको मैंने कर दिया ट्रू। और क्या करने वाले हैं, अलाइन पैरेंट राइट, इसको कर देंगे। तो यही चीज़ हमने देखी थी, जब हमने अलग-अलग देखा था। अब हमने सेंटर का भी प्रॉपर्टी साथ में यूज़ करी और उसके साथ-साथ हमने जो अलाइन वाली प्रॉपर्टी जो हमने इससे पहले सीखी थी, उसको भी हमने इसके साथ में कनेक्ट किया, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि लेआउट के अंदर अगर एक व्यू को, मतलब रिलेटिव लेआउट के अंदर अगर एक व्यू को ऑप्शंस मिलते हैं एज़ अ कनेक्टिविटी पैरेंट के साथ में, तो वो कौन-कौन से मिलते हैं। तो ये तो रही आपके कनेक्शन विद पैरेंट ऑफ अ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड के जो भी कनेक्शन हो सकते हैं, पॉसिबल कनेक्शन हो सकते हैं एक पैरेंट के साथ में, वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं चाइल्ड और चाइल्ड के आपस में कनेक्शन, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको बनाने से पहले इसके ऊपर एक टेक्स्ट लगाता हूँ, ठीक है? जैसे आपको एक छोटा-सा पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि इसमें क्या चीज़ें रिलेटिव के अंदर और क्या-क्या चीज़ें होती है। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ चाइल्ड 1, ठीक है? आपको ऐसा नाम नहीं देना, आपको जैसा काम हो रहा है, जैसे बटन यूज़ आएगा लॉगिन के लिए, तो यहाँ पे लॉगिन लिखोगे। प्ले के लिए यूज़ आ रहा है, तो यहाँ प्ले लिखोगे। तो जैसा काम होगा उस क्लिक पे यूज़र से, आप यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस क्लिक पे क्या काम होना चाहिए, वैसा नाम आपको लिखना है और वैसा इसके क्लिक पे काम आपको करवाना है अपनी जावा फाइल के अंदर, ठीक है? क्योंकि जो भी लॉजिक पार्ट होगा वो कहाँ होगा आपका, इससे जो लिंक्ड जावा फाइल है उसके अंदर। तो उसका नाम मैंने लिख दिया चाइल्ड 1, सिर्फ़ अभी के लिए समझने के लिए, ठीक है? तो ये आपको दिख रहा है? तो ये चाइल्ड 1
आ चुका है। अब ऐसा कैसे एक और बटन जो है मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक है? तो बनाते हैं बटन, क्या करना है विड्थ और हाइट रैप, ठीक है? क्योंकि हमने एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्ज़न चला रखा है तो इसलिए यहाँ पे आपको ऐप कॉम्पैक्ट बटन यूज़ करना पड़ेगा या फिर आप इसको टिंट दे सकते हैं, बैकग्राउंड टिंट और जो आपने पर्टिकुलर पहले वाले बटन को दी, अगर आपको डिफ़ॉल्ट कलर चाहिए तो, ठीक है? ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि आप डिफ़ॉल्ट कलर ही दो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जैसा आपको कलर चाहिए वैसा दे सकते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ ये मैंने वो कलर दे दिया और इसको एक टेक्स्ट दे देते हैं चाइल्ड 2 जैसे पहले वाले को दिया मैंने चाइल्ड 1 और दूसरे वाले को दिया मैंने चाइल्ड 2 ठीक है? अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी यहाँ पे कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप कोई भी रिलेशन नहीं परफ़ॉर्म करवाते हैं किसी भी व्यू के ऊपर एक लेआउट के अंदर, तो वो जो व्यू है वो कहाँ चला जाता है 0,0 कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे। ये क्या कहलाया जाता है 0,0 कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सएमएल तो यहाँ पे आपका व्यू चला जाएगा। लेकिन रिलेटिव लेआउट में क्या हुआ अगर आपने अच्छे से देखा होगा, तो जो पहले बटन आया वो इसके नीचे चला गया और जो बाद में बटन आया वो इसके ऊपर आ गया। यानी कि रिलेटिव लेआउट के अंदर क्या होती है ओवरलैपिंग होती है। मतलब रिलेटिव लेआउट के अंदर अगर आपने कोई भी रिलेशंस नहीं बना रखे हैं व्यूज़ के ऊपर या फिर आपने कॉमन रिलेशंस बना रखे हैं दोनों ही चाइल्ड या 2 से ज़्यादा चाइल्ड के ऊपर, तो वो सारे जितने भी व्यूज़ हैं जिनमें कॉमन है या कुछ भी रिलेशंस नहीं है, वो सारे के सारे क्या करेंगे आपस में ओवरलैप करेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनाया है, तो दोनों के दोनों क्या है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और जो बाद में लिखा जाता है मतलब कि जो आप कोडिंग के वक़्त नीचे लिखा जाता है, वो ऊपर आता है। जैसे स्टैक में होता है, ठीक है? जो लास्ट में एंट्री करता है, वो सबसे पहले एग्ज़िट करता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे है। तो जो लास्ट में आपने बटन मतलब जो भी आप लास्ट में लगाओगे वो उसके ऊपर आएगा। अगर सेम रिलेशंस है या फिर कोई भी रिलेशंस नहीं है, तो कोई भी रिलेशन नहीं है तब भी क्या हो गया सेम रिलेशन ही हो गया, तो वही कुछ यहाँ पे हुआ है। ठीक है? तो चाइल्ड 1 आपका गायब हो चुका है। अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, अगर मैं इसको इस बटन को कट कर देता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाला जो चाइल्ड 1 है वो दिख रहा है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है रिलेटिव लेआउट की वो क्या है ओवरलैपिंग की। कई बार आपको ऐसे व्यूज़ बनाने पड़ेंगे जिनमें आपको ओवरलैप करवाना पड़ेगा। पूरा नहीं, हाफ़ हो सकता है, कोई ऐसा व्यू है जिसमें आपको एक के ऊपर एक व्यू दिखाना है, या तो कॉर्नर में दिखाना है या नीचे की साइड में दिखाना है, तो उस समय ओवरलैपिंग यूज़ में आएगी और उस समय ये लेआउट जो है वो आपको यूज़ में लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारे एट्रिब्यूट्स हैं जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिल रहा होगा कि आपको डिज़ाइन करते वक़्त कौन-सा लेआउट कब यूज़ करना है, ठीक है? अभी तो हम रिलेटिव के बारे में सीख रहे हैं, तो ये दोनों चाइल्ड्स आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इस चाइल्ड 1 को तो भेज देते हैं हम सेंटर इन पैरेंट। तो अब देखो इन दोनों के जो रिलेशंस हैं वो डिफरेंट है, इसके अलग है और इसके अलग है। तो चाइल्ड 2 के अलग है, चाइल्ड 1 के अलग है, तो आप देख सकते हैं दोनों अलग-अलग जगह आपको दिख रहे हैं। क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ आ गया 0,0 पे आ गया। ठीक है? अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो चाइल्ड के साथ में कनेक्शंस बनते हैं, यानी कि सिबलिंग कनेक्शन जिनको हम कहते हैं, वो कैसे लगते हैं? मतलब वो एट्रिब्यूट्स कैसे लगाने हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कि जो चाइल्ड 2 है, इसको मेरे को चाइल्ड 1 के राइट में अलाइन करना है या लेफ्ट में करना है या टॉप में करना है या बॉटम में करना है। तो कैसे कर सकते हैं? यही 4 ऑप्शंस आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको लेफ्ट में अलाइन करना है या राइट में करना है, तो पहले हम देखते हैं लेफ्ट में, फिर देखेंगे हम राइट के अंदर और वैसे ही हम देखेंगे टॉप और बॉटम के अंदर। तो लेफ्ट में अलाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है टू लेफ्ट ऑफ क्योंकि हमको पहले हम देख रहे हैं लेफ्ट के लिए, फिर देखेंगे हम राइट के लिए, फिर देखेंगे टॉप के लिए, फिर देखेंगे हम बॉटम के लिए। तो टू लेफ्ट ऑफ अब जैसे ही आप टू लेफ्ट ऑफ को यूज़ करते हैं, तो वो आपसे क्या माँगेगा? देखो किसके लेफ्ट में जाना है? तो जब तक मेरे को पता ही नहीं वो किसके लेफ्ट में जाना है क्योंकि अभी तो हमको पता है कि 2 ही चाइल्ड है। लेकिन हम जब रन टाइम में डिज़ाइन करेंगे तो बहुत सारे व्यूज़ आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप किसके एक्चुअल में राइट में जाना चाहते हैं, किसके एक्चुअल में आप लेफ्ट में जाना चाहते हैं। तो इसीलिए उनको यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा यहाँ पे आईडी मेंशन करनी पड़ेगी। आप कहीं पे भी दे सकते हैं, एक एट्रिब्यूट आपको लगाना पड़ेगा आईडी। आईडी को देने का तरीका होता है @ आईडी स्लैश इसके बाद में आप आईडी दे सकते हैं। अब देखो ये जो चीज़ आती है ना @+आईडी ये पॉइंटर्स के लिए होती है, ठीक है? तो पॉइंटर्स का यहाँ पे रोल क्या होता है कि यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू जनरेट होती है जहाँ पे एक्चुअल में आपकी आईडी स्टोर होती है। क्यों होती है ऐसा रीज़न क्या है? क्यों ऐसा करना पड़ता है आईडी के वक़्त? क्योंकि देखो यहाँ पे जो जावा फ़ाइल है इसमें भी हमको आईडी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इस पर्टिकुलर आईडी से ही तो मैं एक जावा फ़ाइल और एक्सएमएल फ़ाइल के बीच में कनेक्शन कर पाऊँगा। तो इसीलिए जब हम वहाँ पे आईडी को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो जहाँ पे ये आईडी स्टोर्ड है, वहाँ उस पर्टिकुलर पाथ से उसका रेफ़रेंस लिया जाएगा और जावा में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए ये @+आईडी आगे आपको लगाना पड़ता है, ठीक है? अब चलते हैं यहाँ पे आपको नेम कैसा देना है। तो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं जैसे ए, बी, सी, डी कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ए, बी, सी देने से अच्छा जैसा उसका काम हो रहा है वैसा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ये बटन है तो मैं आगे लगा देता हूँ बीटीएन। ये एब्रिविएशन मैं इसलिए लगा रहा हूँ जिससे कि मैं इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकूँ कि ये बटन है। देखो अभी के लिए नहीं, आप कहीं पे भी यूज़ करोगे ना तो ये एब्रिविएशन बहुत ज़रूरी है। जब जावा का भी कोड मैं लिखूँगा तो वहाँ पे भी मैं वेरिएबल डिफ़ाइन करूँगा। तो मैं इस पर्टिकुलर
आईडी को एक वेरिएबल में अलॉट करूँगा, जब हम आगे वाले सेक्शन में समझेंगे, तो मैं उस समय भी कुछ एब्रिविएशंस लगाऊँगा जिससे कि मैं थ्रू आउट जावा के अंदर ये आइडेंटिफ़ाई कर सकूँ कि ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल्स हैं, वो बटन्स के लिए हैं, या ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल्स हैं, ये टेक्स्ट व्यू के लिए है, या इमेज व्यू के लिए है, या लीनियर लेआउट के लिए है, या रिलेटिव लेआउट के लिए है। मतलब जो भी एंड ऑन एंड ऑन। तो ये चीज़ मेंशन करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो नेमिंग कन्वेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, या फिर जब अपने प्रोजेक्ट को किसी को हैंडओवर करते हैं, तो उस समय भी जो दूसरा बंदा आपके कोड को समझेगा, तो उसके लिए भी बहुत ईज़ी हो जाएगा उस पर्टिकुलर कोड को समझना। तो इसीलिए आपको ऐसे नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए। तो बटन है तो आगे लगा दिया मैंने इसका एब्रिविएशन बीटीएन, टेक्स्ट टू है तो लगा दूँगा टीएक्सटी। ये मेरे एब्रिविएशंस हैं, आप अपने खुद के एब्रिविएशंस भी दे सकते हैं। सिर्फ जैसे आप बी से अगर रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं कि बी का मतलब बटन है, तो वो भी चलेगा। बट ये आगे चीज़ इसलिए मेंशन होती है ताकि आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकें। तो बीटीएन फॉर बटन, टीएक्सटी फॉर टेक्स्ट व्यू, इमेज के लिए हो जाएगा आईएमजी, एंड आपका जो एडिट टेक्स्ट है उसके लिए एडीटी, लीनियर है तो एलएल, रिलेटिव लेआउट है तो आरएल। तो ऐसे मल्टीपल आप जो भी एब्रिविएशन है वो लगा सकते हैं व्यूज़ के लिए, ठीक है? अब आ जाते हैं अब यहाँ पे जो भी आपको काम करवाना है, जैसे अभी के लिए तो ये चाइल्ड 1 का काम कर रहा है, ठीक है? तो मैंने इसको चाइल्ड 1 दे दिया, बीटीएन चाइल्ड 1। ऐसा आपको नहीं देना जैसे अगर प्ले काम करता है, तो इसका टेक्स्ट भी आप प्ले दोगे या इसका आइकन लोगे, बट उसकी जो आईडी दोगे वो आप क्या दोगे, बीटीएन प्ले, ठीक है? अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन दिखा रहे हो तो टेक्स्ट व्यू के अंदर, तो उसकी आप आईडी क्या दोगे, टीएक्सटी डिस्क्रिप्शन। जिससे कि आपको आइडेंटिफाई रहे कि ये क्या एक टेक्स्ट व्यू है और ये क्या शो कर रहा है, एक डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है, ठीक है? अबाउट अस डिफाइन कर रहे हो तो टीएक्सटी अबाउट अस, ठीक है? आप एबीसीडी कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि एक से ज़्यादा बटन के ऊपर आप सेम आईडी नहीं दे सकते, ठीक है? सारी आईडीज़ जो आप दोगे, नेम्स जो दोगे, वो यूनिक होने चाहिए उस पर्टिकुलर एक्सएमएल के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे आप इसको कॉल कर सकते हो, अब आप बता सकते हो कि जिसकी आईडी बटन चाइल्ड 1 है, उसके मेरे को लेफ्ट में जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, @+id और इसको कॉल कर लेना है बीटीएन चाइल्ड 1। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे ये कॉल करोगे, देखो ये चीज़ जो है ना आपको, जो मैंने वहाँ पे आईडी दी ना, वो की वो आईडी अगर आप कट, कॉपी, पेस्ट भी कर दें, सेम जो आईडी आपने यहाँ प्रोवाइड की है, इसको यहाँ से आपने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तब भी ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है? और अगर आप ऐसे लिखते हैं, तब भी आपको ऑप्शंस मिल जाएँगे, ठीक है? बीटीएन जैसे ही लिखोगे तो बीटीएन से अभी एक ही है, तो आपको दिख जाएगी। जितनी भी बीटीएन्स होगी वो भी दिख जाएगी, ठीक है? अभी एक ही है, तो टॉप में वही दिख रही है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ें यहाँ पे देखो, एक डॉट, 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 डॉट लाइन आ गई है। तो ये आप देख सकते हो चाइल्ड 1 के लेफ्ट में है इसका चाइल्ड 2, ठीक है? अब लेफ्ट का मतलब ये नहीं कि एग्ज़ैक्टली इसके लेफ्ट में आ जाए, क्योंकि इसने तो सेंटर अपने आप को सेंटर कर रखा है। इसको हमने सेंटर की तो कोई प्रॉपर्टी दी नहीं है। तो ये जहाँ पे था उससे क्या हो गया, उसके लेफ्ट में आ गया, इसके लेफ्ट अलाइन में आ गया, ठीक है? अब आपको क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ैक्टली अगर इसके पास में लेके आना है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन किस पॉइंट से आ रही है, सेंटर वर्टिकल से आ रही है। तो अभी हमने समझा कि इस जगह पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर वर्टिकल का यूज़ लेना पड़ेगा। तो सेंटर वर्टिकल ट्रू करेंगे, तो एग्ज़ैक्टली आप देख सकते हैं, आप इस व्यू के जो है लेफ्ट में आ चुके हैं, ठीक है? वैसे ही अगर मैं राइट में जाना है तो आप क्या करोगे, इसको मैं हटाता हूँ, वापस बटन चला गया 0, 0 पे। अब अगर राइट में आना है तो वैसा ही होता है, टू राइट ऑफ। जैसे टू लेफ्ट ऑफ था, वैसे ही टू राइट ऑफ होगा। इस पे आपको क्या देना है, आईडी बीटीएन चाइल्ड 1, ठीक है? तो ये राइट में आ गया। वही चीज़ राइट में आ गया, क्योंकि इसको सेंटर प्रॉपर्टी अलाइन है तो ये सेंटर में है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ नहीं आएगा राइट का मतलब। राइट अलाइन हो गया ना, ये भी तो राइट ही क्या हो गया, इसके राइट में आना है, ये थोड़ा ना इसके जस्ट पास में आना है राइट के अंदर। इसके राइट में आना है, तो ये राइट में आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आपका आना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, ये लाइन कौन-सी आ रही है, सेंटर वर्टिकल की। जो लाइन आपको दिख रही है इसके जस्ट यहाँ पे जो पॉइंट से आ रही है, ये सेंटर वर्टिकल है, ठीक है? क्योंकि ये पॉइंट जो है वो सेंटर वर्टिकल है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, सेंटर वर्टिकल ट्रू, ठीक है? तो ये आपका हो गया राइट में, ठीक है? अब वही चीज़ करते हैं हम टॉप के लिए, तो टॉप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? टू वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा, लेकिन एक होता है लेआउट अबव, ठीक है? थोड़ा-सा अलग है, बट आपको नाम से पता चल जाएँगे सारे एट्रिब्यूट्स कि उनका काम क्या हो रहा है, ठीक है? जैसे टू लेफ्ट ऑफ से आपको पता चल रहा है कि इसके लेफ्ट में जाना है, टू राइट ऑफ मतलब इसके राइट में जाना है, अबव का मतलब हो गया ऊपर, बिलो नीचे ले जाना पड़ेगा, आपको बॉटम में ले जाना है उसके, तो उसके लिए होता है बिलो, ठीक है? तो अब मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ लेआउट अबव। जैसे ही मैं लेआउट अबव को यूज़ करूँगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, वही आईडी लेनी है, बीटीएन चाइल्ड 1। आप देख सकते हैं कि अबव आ चुका है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली इसके ऊपर नहीं आया क्योंकि वो लेफ्ट अलाइन है, ठीक है? लेफ्ट अलाइन से वो सीधा कहाँ आ गया, इसके टॉप में आ गया है। लेकिन अगर इसको जस्ट इसके ऊपर लाना है, तो ये जो लाइन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इसके पर्टिकुलर सेंटर से आ रही है। ये सेंटर कौन-सा कहलाता है, सेंटर हॉरिज़ॉन्टल। तो आपको यहाँ पे अगर इसके जस्ट एग्ज़ैक्टली इसके ऊपर लाना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, सेंटर हॉरिज़ॉन्टल ट्रू देना पड़ेगा। तो ये इसके जस्ट एग्ज़ैक्टली इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है? वैसे ही अगर मैं बात करूँ, अगर इसके बिलो ले जाना है आपको, मतलब बॉटम में ले जाना है, इसके नीचे ले जाना है, तो
आपको क्या करना पड़ेगा, लेआउट बिलो। जैसे मैं लेआउट बिलो लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन मिल गया आईडी और BTN चाइल्ड 1। तो इसके देखो बिलो आ चुका है, डॉट 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 लाइन से आपको पता चल जाएगा कि इसके बिलो तो आ चुका है, लेकिन एक्जैक्टली इस लाइन पे लेके आना है। तो ये लाइन कौन सी कहलाएगी, ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा, सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो आपको यहाँ पे सेंट्रल हॉरिजॉन्टल की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी और एक्जैक्टली उसके बिलो ले जाना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्जैक्टली उसके बिलो आ चुका है। ठीक है, तो ये होता है आपका रिलेटिव लेआउट। तो मैंने आपको कुछ कॉमन एट्रीब्यूट जो रिलेटिव लेआउट में यूज आएंगे जब आप डिजाइन कर रहे हो, तो वो कौन से होते हैं, वो कितने सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो कनेक्शंस हैं उनके लिए एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, और चाइल्ड और चाइल्ड के बीच में जो कनेक्शन है उनके लिए कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो वो हमने डिस्कस किए। तो इसके बाद हम समझने वाले हैं लीनियर लेआउट को। ठीक है, तो ये होता है आपका रिलेटिव लेआउट जिसमें हम ऐसे रिलेशंस बनाते हैं। अब समझेंगे अपन यहाँ पे लीनियर लेआउट। तो मैं यहाँ पे जो आपका रिलेटिव लेआउट है, एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सारे बटन्स को भी हटा देता हूँ और यहाँ जो रिलेटिव लेआउट है इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लीनियर लेआउट। तो जैसे ही आप लीनियर लेआउट ले रहे हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली, जो आपकी रिलेटिव में थी वो सारे एट्रीब्यूट्स आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। क्यों लगे हुए रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमने क्या लगाया, एक रूट टैग लगाया है। ठीक है, रूट टैग इन द सेंस रूट एलिमेंट है, तो रूट एलिमेंट में ये सारी चीज़ें आएगी, एंड्रॉइड वाली और टूल्स वाली। देन ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको हर एक लेआउट और व्यू में देनी ही पड़ती है, और ये भी आपका क्या है, रूट एलिमेंट जो होता है या रूट टैग होता है उसमें मैंडेटरी होता है लिंकिंग करने के लिए। तो इसीलिए ये चीज़ भी ऐसी की ऐसी रहेगी। और अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट चेंज किया तो ऑटोमेटिकली जो एंडिंग पार्ट है, जो एंड होता है वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली लीनियर लेआउट आ गया। अगर इन केस नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे क्लोज लगाना है, मतलब एक टैग ओपन करना है और ये जो आपका फॉरवर्ड स्लैश है वो आपको यहाँ पे ऐसे यूज़ करना है और यहाँ पे आपका लीनियर लेआउट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आता है किसी भी केस में तो आप लीनियर लेआउट पूरा लिख सकते हैं, फिर भी क्लोज हो जाएगा और लास्ट में ये लगाना पड़ेगा आपको। बट आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप जितना जल्दी हो सके इस कोड को लिख पाए, क्योंकि आपको सजेशंस मिलते रहेंगे पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, बट उनका मतलब भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं इस सेशन में सारी चीज़ें समझा रहा हूँ आपको और उन एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा फर्स्ट टाइप करते ही उनको यूज़ भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन सीधा इसके अंदर। तो इसमें क्या प्रॉपर्टीज रहने वाली है, देखो नाम से ही क्या सजेस्ट हो रहा है, लीनियर का मतलब लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न क्या होता है, या तो एक के बाद में एक या एक के नीचे एक। ठीक है, कहीं भी लीनियर का मतलब क्या हो गया, लाइन लाइन टर्म से तो लीनियर आया है, तो एक लाइन में अगर कोई चीज़ लगी हुई है तो उसको हम लीनियर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सिनेमा थिएटर्स में जाते हो और आपको टिकट्स लेने के लिए खड़ा होना पड़ता है, तो वो एक लीनियर कहलाएगा। मतलब जो काउंटर के बाहर एक लाइन लगी हुई है वो एक लीनियर पैटर्न में है, कि जैसे एक के बाद में दूसरा खड़ा है, दूसरे के बाद में तीसरा और एक लाइन में खड़े हैं, तो उसको कह सकते हैं हम लीनियर पैटर्न। वैसे ही अगर आपको कोई डिज़ाइन में लीनियर पैटर्न चाहिए, यानी एक के नीचे एक चाहिए या एक के साइड में एक व्यूज़ चाहिए आपको, तो आप क्या यूज़ करोगे, लीनियर लेआउट को यूज़ करोगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार ये ऐसा कोई डिज़ाइन तो कभी आएगा नहीं कि आपको एक के नीचे एक ही लगाना पड़ेगा या एक के साइड में एक ही लगाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। बट ऐसा कई बार होगा कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इस लीनियर लेआउट की। क्यों ज़रूरत पड़ेगी उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप कोई फॉर्म फिलअप करा रहे हो, ठीक है, फॉर्म में क्या होता है, नेम आता है, जहाँ पे यूज़र अपना नेम डालता है, उसकी हाइडिंग होगी, उसका एक इनपुट लेआउट होगा, देन फादर्स नेम होगा, उसका एक इनपुट लेआउट होगा। ऐसे सारी जो आपको पैटर्न दिखेगा फॉर्म वाले में, लॉगिन में, साइन अप के अंदर, ये सब आपको लीनियर पैटर्न में ही दिखेंगे मोस्टली केसेस में। तो उनको आप डायरेक्टली किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, लीनियर लेआउट से। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस पर्टिकुलर चीज़ को आप रिलेटिव लेआउट से भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने रिलेटिव लेआउट के बारे में समझा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमने लीनियर में बनाई हैं या इस पर्टिकुलर डिज़ाइन की जो आप बात कर रहे हैं, वो आप रिलेटिव लेआउट से भी बना सकते हैं। कैसे, लेआउट बिलो का यूज़ करते हुए। एक के नीचे एक ही तो लाना है, तो सबकी आईडीज़ दो, उसको बिलो बिलो करके भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला ये दोनों ही यूनिवर्सल लेआउट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि रिलेटिव से आप डिज़ाइन नहीं कर पाओगे तो आपको लीनियर यूज़ करना है, और लीनियर को यूज़ नहीं कर पाओगे तब आपको रिलेटिव को यूज़ करना है, नहीं। आपको डिज़ाइन को देखना है, कोई आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपके लिए कौन-सी अप्रोच बेटर है, रिलेटिव वाली अप्रोच बेटर है या लीनियर वाली अप्रोच बेटर है। प्लस आप इसमें नेस्टेड भी कर सकते हो, यानी कि रिलेटिव लेआउट के अंदर आप लीनियर लेआउट भी ले सकते हो और लीनियर के अंदर आप वापस रिलेटिव लेआउट भी ले सकते हो और लीनियर के अंदर फिर से लीनियर ले सकते हो और रिलेटिव के अंदर वापस से आप रिलेटिव ले सकते हो। तो उसको कहते हैं नेस्टेड डिज़ाइनिंग, वो भी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी रिलेटिव से भी हो सकती है और लीनियर से भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर मेरा लीनियर फॉर्मेशन कहीं दिख रहा है डिज़ाइन के अंदर, तो मैं अगर लीनियर लेआउट को यूज़ करूँगा, तो उससे टाइम जो है वो कम लगेगा मेरा डिज़ाइन करने के लिए। रिलेटिव में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है? और ऐसी कोई डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसमें रिलेटिव वाली प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा लगेगी, लीनियर वाली प्रॉपर्टीज़ कम लगेगी, तो उसमें कौन-सा अप्रोच यूज़ करूँगा, रिलेटिव का अप्रोच यूज़ करूँगा, जिससे क्या होगा कि मेरा टाइम जो है उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को बनाने में कम लगे। तो अब चलते हैं सीधा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है? कोई भी एक व्यू बना रहा हूँ यहाँ पे, रैप, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, टिंट दे देता हूँ, ठीक है? आप ऐप कॉम्पैक्ट बटन को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप अपना प्रीवियस वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो का, तो आप बटन लोगे ना तो नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर आता है ना, वही आएगा बटन का, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ग्रेइश कलर ले लेता हूँ।
जिससे हमको एक बटन की फ़ील आ सके। आप कोई भी कैसा भी तरह का आप डिज़ाइन पे वेरी करता है कि आप डिज़ाइन कैसे यूज़ कर रहे हैं और उसी पे आपका बेस्ड होता है आपका बटन, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा ग्रे कलर का ही हो, डिफरेंट कलर का भी हो सकता है, ठीक है? मैं अपने डिज़ाइन में अगर ब्लू कलर का बटन करना चाहता हूँ, रेड कलर का, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है? बट जो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड कलर देता है बटन का, वो आपका ये होता है, ठीक है? अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट बटन बनाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने दूसरा बटन बनाया, दूसरा बटन ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया इसके राइट में। पिछले लेआउट के अंदर हमने रिलेटिव के अंदर देखा था कि वो ओवरलैप कर रहा था, लेकिन लीनियर में उसका उल्टा होता है, यानी कि रिलेटिव में ओवरलैपिंग होती है, लीनियर के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो या तो वो राइट में चला जाएगा या बॉटम में चला जाएगा। तो मैं जितने भी यहाँ पे बटन्स या जितने भी व्यूज़ आगे बनाता जाऊँगा, वो इसके राइट अलाइन होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं एक नेक्स्ट बटन लेता हूँ इसके नीचे, तो आप देख सकते हैं कि राइट में अलाइन होता गया और मैंने 5 बटन लिए तो पाँचों के पाँचों बटन आपको एक लाइन में दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये लीनियर की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको ऐसी कोई डिज़ाइन चाहिए तो आप लीनियर को यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये तो हुआ राइट में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो हॉरिज़ॉन्टल होता है। अगर आपको इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है तो जो लीनियर की जो जहाँ लीनियर के आप एट्रिब्यूट्स देते हो, वहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको एक एट्रिब्यूट लगाना है ओरिएंटेशन। और यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन में आपको 2 ऑप्शन मिल जाएँगे, वर्टिकल एंड हॉरिज़ॉन्टल। तो आपको यहाँ पे क्या दे देना है, वर्टिकल। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या ओरिएंटेशन होता है, हॉरिज़ॉन्टल होता है। अगर आप उसका ओरिएंटेशन नहीं भी देंगे, तो वो हॉरिज़ॉन्टली अलाइन होगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि वर्टिकली देना है तो आपको मैनुअली जाके वो ओरिएंटेशन में वर्टिकल करना पड़ेगा। तब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में कि अब जो भी आपके व्यूज़ हैं वो एक के नीचे एक अलाइन हो गए। तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये मेन फीचर होता है लीनियर लेआउट का, ठीक है? अब इसमें भी अगर सेंटर आपको देना है तो आप सेंटर वाले जो एट्रिब्यूट्स रिलेटिव के थे वो यहाँ काम नहीं करेंगे। मतलब कि जो रिलेटिव वाले एट्रिब्यूट्स हैं वो आपके दूसरे लेआउट्स में या कि लीनियर के अंदर या कोई भी दूसरे लेआउट में काम नहीं करेंगे और लीनियर के कोई एट्रिब्यूट्स हैं तो वो डिफरेंट कोई दूसरे पर्टिकुलर लेआउट्स में वर्क नहीं करेंगे। मतलब कि जो पर्टिकुलर एट्रिब्यूट्स उस लेआउट के लिए लिखे गए हैं, वो उसी लेआउट में फंक्शन करेंगे, दूसरे किसी भी लेआउट में वो फंक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर मेरे को सेंटर में लाना है इस बटन को या इस पूरे सारे बटन्स को, तो मैं यहाँ पे सेंटर इन पेरेंट या सेंटर वर्टिकल, सेंटर हॉरिज़ॉन्टल नहीं दे सकता, वो रिलेटिव की प्रॉपर्टीज़ है। तो अगर मेरा ये जो बटन है, ये किसका चाइल्ड होता? रिलेटिव का होता, तो मैं इसमें वो एट्रिब्यूट्स जो है या वो प्रॉपर्टी जो है वो लगा सकता। तो अब लीनियर के अंदर अगर सेंटर देना है तो कैसे देंगे? तो हम लीनियर के अंदर सेंटर देने के लिए यूज़ करते हैं ग्रेविटी को। देखो ग्रेविटी जो एट्रिब्यूट है ना वो आपको रिलेटिव में भी मिल जाएगा। ग्रेविटी एट्रिब्यूट लगता है लेआउट के अंदर। तो ग्रेविटी जो करता है वो अपने चाइल्ड के ऊपर इम्पैक्ट लाता है। इसलिए वो सारे लेआउट्स के ऊपर लगता है, यानी कि ये रिलेटिव में भी पॉसिबल है और लीनियर में भी पॉसिबल है। बट क्योंकि रिलेटिव के अंदर आप सेंटर लाने के लिए उसके खुद के एट्रिब्यूट्स होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम वो एट्रिब्यूट्स को यूज़ करते हैं, ग्रेविटी को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन करना चाहे तो कर सकते हैं। वहीं अगर लीनियर की बात करूँ तो उसमें आपको ये ऑप्शंस मिलते नहीं बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? ग्रेविटी यूज़ करना पड़ेगा। अब ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी का मतलब हिंदी में होता है गुरुत्वाकर्षण। मतलब कि एक मैग्नेटिक फ़ोर्स है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके समझाता हूँ कि आपने बचपन में एक ऐसा काम किया होगा कि आपने एक पेपर लिया होगा और उसके पीछे एक मैग्नेट रखा होगा और यहाँ पे पिन्स रखी होगी, ठीक है? जो मैग्नेट से अट्रैक्टेड रहती है। तो आपने क्या किया, उसको ऐसे-ऐसे रोटेट किया जैसे-जैसे, तो आपने ऐसा मैजिक दिखाया कि पिन्स ऑटोमैटिकली घूम रही है। जबकि आप पीछे से मैग्नेट को घुमा रहे थे और पिन्स घूम रही थी, ठीक है? तो वो क्या हुआ कि जहाँ आप ग्रेविटी डिफाइन कर रहे हो, मतलब जहाँ वो फ़ोर्स मैग्नेटिक फ़ोर्स लगा रहे हो, वो जितने भी उस पेपर के अंदर पिन्स हैं, वो वहाँ चिपक जाती है, ठीक है? वैसे ही हमारी ओरिजिनल ग्रेविटी के अंदर भी होता है कि हमारी पूरी धरती के अंदर ग्रेविटेशन है, इसलिए हम फ्लोट नहीं करते, इसलिए हम ज़मीन के ऊपर चल पाते हैं फ्रिक्शन के साथ में। तो वैसा ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटी अगर आपने यहाँ पे दे दी सेंटर, तो जो भी मैग्नेटिक फ़ोर्स है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ़ोर्स नहीं, यहाँ पे व्यू फ़ोर्स है, ठीक है? तो जितना भी व्यू फ़ोर्स है, वो कहाँ लग गया? सेंटर में। तो जितने भी उसके चाइल्ड है लेआउट के, वो सारे के सारे कहाँ चले जाएँगे? जहाँ फ़ोर्स लग रहा है। फ़ोर्स कहाँ लग रहा है? जहाँ पे आपने ग्रेविटी डिफाइन करी है। तो सेंटर में डिफाइन करी तो सेंटर में चले जाएँगे। अगर आपने राइट में डिफाइन करी है, तो राइट में चले जाएँगे, ठीक है? आपने बॉटम में डिफाइन करी है, तो बॉटम में चले जाएँगे, ठीक है? और अगर सेंटर हॉरिज़ॉन्टल करी है, तो सेंटर हॉरिज़ॉन्टल चले जाएँगे, सेंटर वर्टिकल करी है, तो सेंटर वर्टिकल चले जाएँगे। ये सारे जो अपन ने रिलेटिव लेआउट के अंदर देखे थे, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे लीनियर के अंदर कैसे यूज़ करना है, वो मैंने आपको बताया सेंटर के केस में, ठीक है? और कोई रिलेशंस यूज़ नहीं आएँगे, बस सेंटर वाले जो प्रॉपर्टीज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने लीनियर लेआउट के अंदर अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी है और अगर आपको लीनियर लेआउट चाहिए, तो आपको क्या-क्या चीज़ें पता रहनी चाहिए, वो इस सेशन में मैंने आपको बताया, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।